2026 कैसा रहने वाला है ओवरऑल? 2025 अंत की शुरुआत है। 2025 जितना खराब था उससे ज्यादा खराब 2026 होने जा रहा है और हम एक बहुत बड़े अशुभ घटनाओं से जूझते हुए ही 2026 में प्रवेश करेंगे। 2026 एक बहुत बड़े आंदोलन का वर्ष होगा। जातीय दंगे, आरक्षण को लेके दंगे, बहुत ज्यादा डिसेस्ट्रेस नेचुरल कैलामिटीज आएंगी। तो जून के राशि तक सुनामी वगैरह वो दिखेंगी, बाढ़ ये सब दिखेगा, अनएम्प्लॉयमेंट और भूखमरी को लेकर जनता सड़कों पर उतरेगी। राशि वाइज प्रिडिक्शन करें? मिथुन राशि के लोग वैवाहिक बंधनों में ज्यादा बंधेंगे, मित्रों से अनबन रहेगी। कर्क राशि के लिए इनके ऊपर तंत्र होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, खो सकते हैं, गुम हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग हो जाएगी। हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी तरह से शुरुआत हो जाएगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, चाइना, टर्की एंड अदर मुस्लिम कंट्रीज। रिलीजियस प्लेसेस पे दिखते हैं अटैक, हमले वगैरह। नॉर्दर्न साइड में दिखते हैं, उड़ीसा वहाँ दिखता है। राहुल गांधी, उनकी फैमिली के ऊपर कुछ श्राप है? सिद्ध पुरुषों में सबसे बड़ा नाम करपात्री जी महाराज का था। तो इंदिरा जी से उन्होंने कहलवाया था कि आप गौहत्या बंद कर देंगे। तो करपात्री जी महाराज उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारे यहाँ सब लोग मारे जाएंगे। कल्कि भगवान ने अवतार ले लिया है। वो पैदा हो चुके हैं, वो अभी 22 साल के होंगे। दो एक्ट्रेस ऐसी है, सबसे जो गंदा तंत्र होता है, मिठाई में खिलाया और शादी किया। सुशांत के ऊपर? सुशांत सिंह के ऊपर मारण क्रिया, मारण में जिसमें आदमी मर जाता है। हेलो सर, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, ऑलमोस्ट 1 साल बाद हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और आपने 2025 की प्रिडिक्शंस करी थी एंड आपकी प्रिडिक्शन सच भी हुई थी और मुझे जेन्युइनली काफ़ी इंटरेस्ट था कि मुझे दोबारा से पॉडकास्ट करना है क्योंकि जानना है कि 2026 कैसा रहने वाला है। हम सभी को पता है 2025 बहुत भारी साल रहा है। आप बताइए 2026 कैसा रहने वाला है ओवरऑल? देखिए, बताने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि ज्योतिषी लोग इस समय नेगेटिव ही बोल रहे हैं। तो जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, सबसे पहले 2025 से ये शुरू होना था। जो 20 में कोरोना आया, 2019-20 में कोरोना या कोविड आया, तो वो तो अलग चीज़ थी। उसका अगर हम जोड़ेंगे तो जो 2012 में एक प्रलय की भविष्यवाणी की गई, तो उस पर एक डूम्सडे फिल्म भी बनी थी। तो लोग कहते हैं कि बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वो उस समय एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट हुआ था अर्थ में और उसको छुपाया गया चीज़ों को, और वो जो लोग स्पिरिचुअल थे उन्होंने महसूस किया, उनसे उन्होंने हमें बताया। तो आप ये मान के चलिए कि 2012 से जो आसुरी शक्तियों का है वो बढ़ गया, प्रकोप बढ़ा उनका, ठीक है। और वो हमारे आपके बीच में हैं, है ना। असुर? हाँ, असुर देखिए, इसको अगर आप डिनाई करेंगे तब तो रामायण, महाभारत, वेद, पुराण सबको डिनाई करना पड़ेगा, उपनिषद। क्योंकि असुर हर समय रहे हैं, इस समय भी असुर हैं और इस समय ज़्यादा एक्टिव है शायद। हाँ, नहीं ज़्यादा नहीं, हाँ ज़्यादा एक्टिव हैं, पर वो आपको दूसरे तरीके से देखेंगे। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई हैं। जैसे सबसे पहले मैं जुकरबर्ग को बताऊं। जुकरबर्ग कहीं पे बोल रहे थे तो उन्होंने बोला, ऐसे थोड़ा सा ये डिस्प्यूटेड हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि उनकी आंखें देखिए, जुकरबर्ग की आंखों पर बहुत गौर करिए। तो जुकरबर्ग ने कहीं बोला कि मुझे क्या, मैं कोई ह्यूमन थोड़े हूँ। उसके बाद लोग मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। तो उनसे कहा, उनका नहीं ऐसा है कि मैं ऐसे मजाक कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं, इशारा मेरा काफ़ी है। तो इस तरह की चीज़ें हुई। फिर मैंने एक भविष्यवाणी की थी 2011 में दैनिक जागरण के लिए, क्योंकि मैं कोविड काल का ज्योतिषी तो हूँ नहीं, मैं तो 6 साल की उम्र से ज्योतिष कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने भविष्यवाणी की थी कि 2039 बहुत बुरा साल होगा, वहाँ पे मतलब करोड़ों लोग मारे जाएंगे। लेकिन जिस दोहे को बेस बना के मैंने उस पर रिसर्च किया था, सूरदास का दोहा था वो मुझे पूरा मिल गया दोहा। अब वो दोहा ये बताता है कि 2025, किसी को डरना नहीं चाहिए, 2025 अंत की शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ एंड। 2025 अंत की शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ द एंड।
तो 2025 जितना ख़राब था उससे ज़्यादा ख़राब 2026 होने जा रहा है, हर मामले में होने जा रहा है। और हम एक बहुत बड़ी समस्याओं से जूझते हुए, बहुत बड़े अशुभ घटनाओं से जूझते हुए ही 2026 में प्रवेश करेंगे। जो अभी हमें दिख भी रहा है, अभी बॉम्ब ब्लास्ट जैसी जो हाँ, घटनाएं हुई हैं, तो 2026 की शुरुआत होने ही वाली है। नहीं, ये जो बम ब्लास्ट हुआ है, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने इसको प्रिडिक्ट किया था। और ये पहली बार ये है कि मैंने इसे अपने चैनल पे प्रिडिक्ट किया था, एस्ट्रो सोशल ऑफिशियल पे। तो कि उसमें हेडिंग भी था कि नवंबर का महीना रक्तपात कराएगा, मैंने उसमें डाला था। तो ये जो बम विस्फोट है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये तो अलग की बात है। अब जो आगे बढ़ेंगे 26 में, तो वो और बुरा होगा। ओके सर, जैसे 2025 कहा जा रहा था कि वो मंगल का साल है और 2026 सूर्य का साल है, तो मंगल ने अपना दंगल दिखाया है 2025 में, लेकिन काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि अब होप का साल है, हमें होप दिखेगी, क्योंकि सूर्य हमें एक ऊर्जा देता है, नई एनर्जी देता है, तो सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है। देखिए, पहली बात तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 2025 ना मंगल का साल था, ना 2026 सूर्य का साल है। इन लोगों ने, जो आजकल के नए लड़के हैं, इन्होंने न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सबको मिला के ये बनाया है नई थ्योरी। ना ये वेस्टर्न का भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि कैसे मंगल का साल हो गया। इन्होंने, मुझे न्यूमेरोलॉजी नहीं आती, ना मुझे न्यूमेरोलॉजी वगैरह पे विश्वास है, क्योंकि वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। अब जब मैंने कई लोगों से पूछा कि ये मंगल का साल कैसे हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि इसको जोड़िए, 2025 को जोड़िए तो मंगल आता है, और इसमें 1 आएगा, तो ये सूर्य का साल होगा। इससे बड़ी मतलब बेकार की बात कोई नहीं हो सकती। ये टोटली रबिश स्टोरी है। और एक ग्रह पूरे कायनात को एक साल में करेगा, मतलब प्रभावित करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? बाकी 8 ग्रह का क्या करेंगे? 8 ग्रहों में भी अगर हम बात करें तो बेसिकली 7 ग्रह हैं, 2 तो ग्रह है भी नहीं। उन 5 जो 7 ग्रह हैं उनमें भी सूर्य और चंद्रमा स्टार हैं। सूर्य स्टार है, चंद्रमा उपग्रह है ना वो। और इस तो बेसिकली बचे 5 ग्रह। अब हमारा क्या ही होता है कि साल की प्रेडिक्शन तो बेसिकली बृहस्पति, शनि, केतु, राहु के इसके जो ट्रांजिट पे डिपेंड करती है ना, ये होता है। ओके ओके, सो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगला साल सूर्य का है। ये कॉन्सेप्ट ही बेकार है, एब्सर्ड है, कोई मतलब नहीं इसका। ओके ओके, ठीक है सर, आपने जैसे बताया कि काफ़ी मतलब समय जो है इतना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। आप ओवरऑल 2026 की फिर आप प्रिडिक्शन करिए एंड बताइए कि क्या क्या होने वाली हैं घटनाएं। 2026 में पूरी तरह से, मतलब एक डिस्क्लेमर के साथ कि ज्योतिष को अभी विज्ञान का दर्जा नहीं दिया गया है पूरी तरह से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी गणना के अनुसार आ रहा है, 2026 एक बहुत बड़े आंदोलन का वर्ष होगा। बहुत बड़ा मास मूवमेंट, जो अन्ना मूवमेंट था, हो सकता है कि उसी तरह का हो, उससे बड़ा भी हो सकता है, या पार्शियल जगह जगह पे मूवमेंट्स हो, यहाँ हो, इस जगह इतनी तारीख को हो, इस महीने में हो। और इसके बाद जातीय दंगे, आरक्षण को लेके दंगे और सांप्रदायिक दंगे। तो ये हो गया आंदोलन, दंगे और बहुत बड़े भूकंपों का साल है 2026। सर जैसे आपने दंगों की बात करी है एंड जो आंदोलन की बात करिए, क्या आप पर्टिकुलर स्टेट्स बता सकते हैं कि यहाँ पर दिख रहा है आपको? नहीं, पर्टिकुलर स्टेट के लिए बड़ी लंबी चौड़ी स्टडी चाहिए, और वो बताया जा सकता है, बहुत आराम से बताया जा सकता है। अगर मैं कोई और पॉडकास्ट करना चाहूँ किसी और पॉडकास्ट में, तो भूकंप के स्पेसिफिक एरियाज़ हैं वो बताए जा सकते हैं। जैसे भुज का भूकंप था, राव सर ने, मेरे गुरुजी ने, के राव सर ने, उन्होंने बताया था कि ये भूकंप आने वाला है। और भूकंप की भविष्यवाणी बहुत सामान्य है, कोई बहुत लोगों को लगता है कि लेकिन जो चीज़ जब बता देते हैं भूकंप आएगा तो लोग कहते हैं कि भूकंप तो आते रहते हैं। इसीलिए अब मैं इसे बहुत सीरियसली प्रेडिक्ट नहीं करता। लेकिन हाँ,
बहुत ज़्यादा डिसेस्ट्रस नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगी 2026 में। और उसका मेरा जो बैकग्राउंड है, शनि मतलब जल तत्व की राशि मीन में है, और इसके बाद बृहस्पति अगर हम आते हैं तो बृहस्पति जून या मई के लास्ट तक तो कर्क में है, उसके बाद सिंह राशि में जाएगा। तो वो भी मतलब जून के राशि तक सुनामी वगैरह या समुद्र के अंदर के जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दिखेंगी, और बाढ़ ये सब दिखेगा। और अक्टूबर के बाद सिंह राशि में जब बृहस्पति आएगा तो सिंह राशि का बृहस्पति पर अब ये जो लोग बता रहे हैं मंगल का साल है, सूर्य का साल है, इनको तो मालूम नहीं होगा। एक ये बहुत बड़ा विवाद था कि सिंहस्थ बृहस्पति में विवाह होते हों कि ना हो। तो एक बड़ी बहुत पुरानी मान्यता थी कि जब बृहस्पति सिंह में हो तो विवाह नहीं होने चाहिए। तो और ये मांगलिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंह राशि में सूर्य मतलब ये अक्टूबर 31 के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 26, तो इसमें शादियों में मनाही की गई है। लेकिन हमें उस पर रिसर्चेस की गई तो राव सर ने कहा कि मतलब ठीक है, इसको शादी किया जा सकता है, लेकिन अगर अवॉइड कर सकें तो सही है। सिंह में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंह राशि मतलब लियो में जुपिटर है 31 अक्टूबर 2026 से। तो इस समय क्या है कि वो जो 3 महीने हैं लियो में जब बृहस्पति आता है तो विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मेरी खुद की ये रिसर्च रही है कि सिंह राशि में जो भी प्लैनेट होंगे वो सिंह राशि में वर्क प्लेस के लिए अच्छा है, आदमी के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, और खासकर ये पुरुषों के लिए अच्छा है सिंह राशि में सूर्य का होना। सिंह राशि में सूर्य जबरदस्त प्रतापी होता है, एक डिग्री, स्पेशल डिग्री पे वो मूल त्रिकोण, मतलब स्वराशि उच्च की राशि उसके ऊपर मूल त्रिकोण, तो मूल त्रिकोण में है वो। और ये जो सिंह में जाएगा अक्टूबर में, 31 अक्टूबर को जब बृहस्पति सिंह राशि में जाएंगे तो ये बहुत अच्छा भी करेंगे। लेकिन 2026 के बारे में मेरी एक बहुत बुरी प्रेडिक्शन है कि हम जिस लोकतांत्रिक ढांचे में रह रहे हैं उसमें कुछ हेर फेर दिखता है मुझे। अच्छा। हो सकता है, मैं इसे फिर डिस्क्लेमर लगाऊंगा कि ज्योतिष के हिसाब से, अपनी गणना के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 2026 से 27 के बीच में कुछ ऐसी स्थितियाँ दिखती हैं कि संविधानेतर संस्थाएं राज कर सकती हैं। ओके। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका लिखा नहीं, जैसे भारत में राष्ट्रपति शासन नहीं लिखा है। कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि लग रहा है राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अच्छा, ये मोदी सरकार 2014 से अब तक किसी भी सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। आर्टिकल 356 होता है, तो नए जनरेशन को तो राष्ट्रपति शासन के बारे में मालूम नहीं। राष्ट्रपति शासन स्टेट्स में लगते हैं। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, बर्खास्त होती थी सरकारें, सरकार बर्खास्त, राष्ट्रपति शासन लागू। तो ये बेसिकली मंत्रिमंडल करता है, लेकिन मेन डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होता है, और उस पर राष्ट्रपति का सो कॉल्ड शासन होता है, लेकिन गवर्नर वहाँ पे शासन करते हैं। अब अगर हम सेंट्रल में बात करें कि यहाँ पर अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, एनआरकी फैल जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ 356 लगा के इमरजेंसी होती है। यहाँ पे इमरजेंसी होती है। तो हाँ, तो इमरजेंसी लग चुकी है एक बार, तो इमरजेंसी में प्रावधान है कि आपकी आज़ादी छीन जाती है, कुछ आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि 2026 में मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इमरजेंसी के बाद कुछ हो, इमरजेंसी से ज़्यादा अगर कुछ होने वाला है 26 या
थोड़ा सा 27 मान लें, तो 26-27 में इमरजेंसी से ज़्यादा मतलब एक ऐसा रूल जिसका प्राविधान ही नहीं संविधान में। काफ़ी बड़ी प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं। हाँ, एक बिल्कुल बड़ी है, बिल्कुल बड़ी प्रेडिक्शन है जिसका प्राविधान ही ना हो। एक ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि जो मंगल पिछली साल कह रहे थे ना, वो मंगल अब लगातार 4-5 साल तक हावी रहेगा, 6 साल तक। तो हम मंगल की दशा में चल रहा है भारत, ठीक है। ओके। उनका जो मंगल का साल था वो तो पूरी दुनिया के लिए था, हम भारत के लिए चिंतित हैं कि यहाँ पर करप्शन, भ्रष्टाचार और को लेकर मंगल से प्रभावित सेना कुछ कर सकती है, पुलिस कुछ कर सकती है, बस इस तरह का। ओके। अर्धसैनिक बलों का कुछ हो सकता है, जो CISF वगैरह। ओके ओके सर, जैसे अभी आपने पॉलिटिक्स के बारे में आपने बोला, सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में 2026 के लिए क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं? नहीं, 2026 में एज इट इज है, जैसे भाजपा लगातार जीतती जा रही है, तो वो एक जीत है, लेकिन जो भाजपा के अलावा या जो सपोर्टर्स उनके पहले रहे हैं, वो उसे कहीं ना कहीं मानते हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो काम कर रहे हैं वो, और उनके लिए जो एक लॉ बनाया गया, मेरे तो समझ में नहीं आता कि मतलब भारत में ऐसा कैसे कानून बन सकता है। जैसे राष्ट्रपति और गवर्नर को ये इम्यूनिटी है कि उनको पद पे रहते अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उन पे महाभियोग आएगा, वो पद से हटाए जाएंगे, तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए एक कानून बनाया गया कि जब ये रिटायर हो जाएंगे तो रिटायर होने से मरने तक इनके ऊपर कोई FIR नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत ही, और इसी जो कुछ आंदोलन होगा उसका 2 कारण होगा, एक चुनावी प्रक्रिया के कारण और एक भ्रष्टाचार को लेके और एक अनएम्प्लॉयमेंट और भूखमरी को लेके। जनता सड़कों पर उतरेगी ही उतरेगी, 100%। बड़े लेवल पर होगा, बड़े लेवल पे होगा। पार्शियल हो सकता है कि एक यहाँ आंदोलन हो रहा है, फिर एक वो किसान आंदोलन की तरह बैठ के आंदोलन नहीं होगा। कि वो अपना सब इन्होंने ट्रैक्टर टाली और खाना पीना मंगा के आंदोलन, मतलब पत्थर फेंकना, ये करना, अटैक करना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, जो कि बहुत ही मतलब दुखद है और बहुत ही संभावित है कि ये होना ही है। सर कौन से मंथ में आपको लग रहा है ये आंदोलन हो सकते हैं? नहीं, ये मंथ की, देखिए मंथ की भविष्यवाणी तो एग्जैक्ट देख के करनी पड़ती है, मंगल जहाँ पे एक्टिव होगा कि मंगल कैसा चल रहा है। लेकिन ये जो दिसंबर से जब हम इंटर करेंगे तो तभी से इसकी असर दिखना शुरू तभी से इसकी भूमिका बननी शुरू हो जाएगी। इवन अभी नवंबर कंप्लीट होते होते भी घटनाएं कुछ घटनी है, जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बता ही दिया था कि नवंबर रक्तपात कराएगा, ये हेडिंग ही थी उसमें एस्ट्रो सुशील ऑफिशियल चैनल में मेरे, और वो कराया भी रक्तपात उसने। दिल्ली का अगर आप माने तो लाल किले पर हमला होना कोई सामान्य बात नहीं है। अब न्यूज़ चैनल उसको नहीं चलाते, पहले के ज़माना होता तो न्यूज़ चैनल उसको 20 दिन तक दिखाते उस चीज़ों को, अब तो मुझे लगता है किसी ने दिखाया भी नहीं। बिहार इलेक्शंस के दौरान RK सिंह एक बहुत बड़े मतलब IAS ऑफिसर थे, जो भाजपा में मंत्री बने, केंद्र में भाजपा सरकार में, अब नहीं रहे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला बताया 62,000-68,000 करोड़ का, फिर वो शायद लाखों करोड़ का हो गया। तो उसमें एक बड़े उद्योगपति का, जिन्होंने कोर्ट से अपना लिया कि मेरे नाम का यूज़ नहीं हो सकता, तो एक जो सरकार से संबंधित उद्योगपति हैं उनके लिए भी ये साल टफ होगा। और ये दूसरे उद्योगपति है ना, इन दोनों के लिए, एक के लिए तो अमेरिका दिक्कत करेगा और एक के लिए सरकार खुद ही परेशानी में पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोजे होने होगा। मैं क्योंकि आज पॉडकास्ट की जो डेट है, मैं ज़रूरी है बताना, क्योंकि 17 है, तो 17 नवंबर के बाद दिसंबर तक भी कोई बहुत बड़ा मतलब घोटाला सामने आ सकता है। नहीं तो 26 में तो घोटालों का साल होगा, घोटालों का ही साल होगा, घोटालों का साल होगा। घोटाले तो होते रहते हैं, घोटालों के खुलने का साल होगा।
ओके, है ओके। ना? जिसको बताते हैं कि मतलब इतना इसका एक्सपोज हुआ, मतलब इतने लोग, बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे। अ, और मंगल बहुत ही क्रूर है, मंगल को सामान्य ना समझा जाए। पॉजिटिव 2026 के लिए क्या है? एनर्जी सेक्टर में इंडिया बहुत आगे जाएगा, हुँ, ज़बरदस्त पावर में जाएगा, प्रोडक्शन में जाएगा, सेना के मामले में हमारी सेनाएं वेल इक्विप्ड होंगी। लेकिन वही वही मंगल युद्ध में भी हमको धकेलेगा। हुँ, और वो अब जो युद्ध होंगे वो सामान्य युद्ध नहीं होंगे कि जैसे कि अ, एक दिन रात का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, उसको इस तरह बताया गया कि अब हमारी सेना यहाँ पहुँच चुकी है, अब हमारी सेना लाहौर पे हमला कर चुकी है। वो तो इस तरह का नहीं, इससे बड़े लेवल का होगा, झूठ नहीं होगा, सब कुछ सच सच होगा। हुँ, और कुंडली के हिसाब से, भारत की कुंडली के हिसाब से सेना लड़ने के मूड में है। ओके, हुँ। सर मुझे आपसे यही जानना था कि 2026 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वॉर होने के क्या चांसेस आपको लग रहे हैं? देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो कहा ही नहीं जा सकता। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ब्रैकेट में चाइना, टर्की एंड अदर मुस्लिम कंट्रीज है, हुँ, ये है। और इसको आप यूँ कहिए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कैसे लड़ेगा, उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन हमारे अगेंस्ट में हमारे हमारे मित्र हमने नहीं बनाए हैं, हुँ, हमारे सब दुश्मन हैं इस वक्त। हमारे पास नेपाल तक हमारे पक्ष में नहीं है। बांग्लादेश की, हाँ, एक भविष्यवाणी और है कि बांग्लादेश, मुझे कुछ बांग्लादेश हुँ, अभी तक इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन करता था, तो वो इन्फिल्ट्रेशन तक नहीं रह जाएगी वो बात। अब बांग्लादेश मतलब वो भी पाकिस्तान की तरह बिहेव करेगा। ओके। सर जैसे जैसे मैंने आपसे इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बारे में पूछा, सर पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता ही रहता है, तो मैं वही जानना चाहती थी कि क्या चांसेस हैं 2026 में उसकी तरफ से कुछ हो एंड देन फिर दोबारा से। हाँ, वो होगा, वो युद्ध होगा, लेकिन ये बड़े लेवल पर। बड़े लेवल पे होगा। और जो मैं युद्ध की बात कर रहा हूँ, अब जैसे यूरोप की कंट्रीज़ हैं, हम्म, अमेरिका, अब सब धीरे धीरे शामिल होंगे। हम्म, वो जो जिस युद्ध की बात, जो 2025 अंत की शुरुआत की बात की गई है, तो अंत की शुरुआत इसी तरह है कि लगभग लगभग सारी कंट्रीज अब युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगी, एक्सेप्ट मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, जो जिनका अलग एरिया है पूरा, उनको कोई नहीं, ऐसे कुछ क्षेत्र बच जाएंगे। बाकी जो अभी तक युद्ध फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जो कंट्रीज शामिल रही हैं, वो फिर से शामिल होंगी इसमें। तो सर क्या ये कह सकते हैं कि 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग हो जाएगी या वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस हैं? हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 इस तरह नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन उसकी पूरी तरह से शुरुआत हो जाएगी। ये इसीलिए क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि मंगल भी काफ़ी हैवी रहने वाला है नहीं, एंड। मंगल तो भारत का है। हम्म, मंगल की दशा में भारत है। अमेरिका की दशा है, उसकी सिंगलैंड की, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है। इसके बाद इजराइल की कुंडली। एक देखिए, जो लोग बताते हैं ये कि मंगल का साल है, वो इस तरह नहीं बताते। हम्म, तो मैं कह रहा हूँ कि इजराइल की कुंडली जो है, अगर हम देखें, तो हम लोग इजराइल की कुंडली, ईरान की कुंडली, इराक की कुंडली, पाकिस्तान की कुंडली, टर्की की कुंडली और अमेरिका की कुंडली, ब्रिटेन की कुंडली, सबकी कुंडलियाँ हम लोगों के पास है। राव सर के शिष्यों के पास जितने लोग हैं उनके पास राव सर के सारे शिष्य, और बाकी लोगों को ये कुंडलियाँ नहीं मालूम, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। वो तो एक ज्योतिषी तो कहे कि भारत की कौन सी कुंडली होती है, भारत तो अखंड है। अब बताइए, भारत की कुंडली मतलब भारत की दो कुंडलियाँ हैं, 15 अगस्त 1947 0:00 पे। दूसरा है 26 जनवरी 1950 पे रिपब्लिक कुंडली। तो मैं रिपब्लिक डे की कुंडली भी यूज़ करता हूँ और 15 अगस्त 1947 की भी कुंडली का यूज़ करता हूँ। कभी कभी रिपब्लिक डे की कुंडली मतलब 1950, 26 जनवरी 1950 की जो कुंडली है, वो ज़्यादा संकेत, एक्यूरेट। ज़्यादा अच्छे संकेत देती है। तो दोनों कुंडलियाँ तबाही का इशारा कर रही हैं। ओके, ओके। तो सर पॉलिटिक्स के बारे में, अभी हमने वॉर के बारे में बात करी, आप पर्टिकुलर मोदी जी की क्या प्रिडिक्शंस दे सकते हैं? देखिए, मोदी जी का, जैसे अभी हमने कहा कि इन्होंने बिहार अभी जीते हैं, लेकिन जीत, लगातार जीत के बाद हम्म,
जब ये लोग मतलब मोदी जी हों या उनके जो सबसे खास लोग हों, ये लोग जब रैलियों में जाते हैं तो कुर्सियाँ खाली रहती हैं। जीत गए, अच्छी बात है, मुझे वो तो जीत हार लगी रहती है, वहाँ भी कुर्सी खाली। और मतलब ये आम तौर पर ये चीज़ देखा जा रहा है कि जिन जिन राज्यों में ये जीत रहे हैं, इलेक्शन में जनता भीड़ में, मतलब बुलाने के बावजूद, आजकल तो पेड होता है एवरीथिंग, तो उसके बाद भी भीड़ नहीं जुट रही। तो मोदी जी का जो ऑरा था, जो आभा मंडल था, जो गिर रहा था, वो और गिरेगा। और 2026 उनका प्रधानमंत्री के रूप में एक एक ऐसा साल होगा कि हो सकता है कि बच जाएं या ना बचे, नहीं तो 27 में उनको पद छोड़ना पड़ेगा। ओके सर, क्या लगता है वो पद किसे दिया जा सकता है आपको, जो एस्ट्रोलॉजिकली कोई, ये बहुत बड़ा हमारे लिए मतलब पहेली बन चुका है मेरे लिए कि वो किसको मिलेगा। क्योंकि मैं तुरंत मोदी जी के बाद मुझे योगी जी नहीं दिख रहे हैं प्रधानमंत्री पद पर। स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि मोदी जी के बाद योगी जी मुझे नहीं दिख रहे हैं, और उसके बाद अमित शाह जी भी नहीं दिख रहे हैं। तो कौन होगा ये बताना मुश्किल है। तीसरी संभावना जो मैंने पहले बताई, कोई तीसरी तरह का शासन हो, वो भी संभव है। ओके सर, आपने कहा कि आपको योगी जी नहीं दिख रहे हैं, अमित शाह जी भी नहीं दिख रहे हैं। तुरंत अभी नहीं दिख रहे हैं योगी जी। ये आपने अमित शाह तो कभी नहीं बनेंगे। अमित अच्छा। शाह जी कभी नहीं बनेंगे। योगी जी बन सकते हैं आगे, लेकिन अभी नहीं दिख ये रहे। आप कुंडली में आपने देख के हाँ, दोनों योगी जी की तो एक्सक्लूसिव कुंडली मेरे ही पास है। मैंने कुछ लोगों को दिया, एक अमेरिका में रहते हैं जो अच्छी, तो वो क्रेडिट भी नहीं देते किसी चीज़ का, मैंने उनको दिया, वो सीनियर है। तो और उसके बाद बाकी तो उनका जो विकीपीडिया पे उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जबकि उनका बर्थ डेट अगला 29 दिसंबर है। ओके सर, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे मोदी जी की रैलीज होती हैं, वहाँ लोग तो होते नहीं हैं, लेकिन इलेक्शंस वो जीत जा रहे हैं। तो सर, जैसे विपक्ष वोट चोरी की बात करते हैं, तो क्या वोट चोरी सच में हो रही है? देखिए, जो हमारा जो ये इसको कुंडली से एक इशारा मिलता है कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, है ना। इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और वो तो प्रूफ भी है, सब कुछ सामने है। मतलब तो इंटरनेट पे मौजूद है जो जो चीज़ें दी गई। जैसे ब्राज़ीलियन मॉडल है, ब्राज़ीलियन एक मॉडल है जो 20 जगह वोट किया, उसने अपना इंटरव्यू भी दिया। वो मॉडल एग्जिस्ट करती है। और कहीं किसी कुत्ते का मिल रहा है, कहीं किसी वो जो मतलब एक्ट्रेस का है, ऐसे ऐसे आईडी मिले थे। एक घर में 100 लोग हैं, ऐसे करके जो जो चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ें आने वाले समय में ये नुकसानदेह हो सकती है सरकार के लिए। सो आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है? नहीं, मैं नहीं कर मैं कह रहा हूँ कि जो वोट चोरी पर जो चीज़ें राहुल गांधी बोले हैं, वो मैं राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करता, और मैं ये भी कहता हूँ कि वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, सीधे सीधे मैं बोलता हूँ। लेकिन जो उन्होंने तथ्य बोला है, वो तथ्य कुंडली से मैच करता है। उतनी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, 100% है। ओके, ये आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख कर हाँ, कर रहे हैं? एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख के। और देखिए, क्योंकि सारी चीज़ें मंगल दशा में ही खुल रही हैं। मंगल में तो जो कहते हैं ना, तहें खुलेंगी, एक एक परतें सब, जैसे प्याज का छिलका होता है। हमको अरिस्टोटल का एक अरस्तु का कॉन्सेप्ट था, आइडिया, आकार, शेप। तो आकार को क्या है कि उन्होंने कहा कि प्याज है ये, तो प्याज ये जो दिख रही वो नहीं है, इसका जब सारा छिलका उतार दिया जाएगा और जो बचेगा वो प्याज है। वो आइडिया जो है, जो हमारे दिमाग में आता है, जो हम सोचते हैं प्याज, वो असली है, ये नकली है, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये फिलोसॉफिकल थोड़ा है कि जो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती, इसी तरह जैसे शंकर बोलते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरः, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवो ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। तो जो चीज़ डिस्ट्रॉयबल है, जो चीज़ हम सबको एक दिन ख़त्म हो जाना है, ये पूरा सब चीज़ें नहीं रहनी है, डिके हो जाना है किसी तरह से, वो सही नहीं। लेकिन आइडिया हमेशा रहेगा कि सुशील कुमार सिंह
थे कोई, एग्जिस्ट तो करते एक एक दिखेगा कि उनका मतलब ऐसा चेहरा था, चश्मा लगाते थे, ये कपड़े पहनते थे, ये तो वो हमेशा रहेगी। ओके सर, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि 2026 में जो घोटाले हो रखे हैं वो सामने आएंगे, तो हाँ, अभी जैसे हमने वोट चोरी की बात करी है, कुछ आपको दिख रहा है, पढ़ते दिख रहे, तो नहीं क्या वो वोट चोरी नहीं, वोट चोरी नहीं। अमेरिका हम्म और भारत, या मैं कहूँ ट्रम्प और मोदी जी की लड़ाई में सब चीज़ें खुलेंगी। हम्म अभी अभी की जो स्थिति है, आज की जो सिचुएशन है, ये हम कह सकते हैं संधि काल चल रहा है, सामान्य काल चल रहा है। मंगल अभी जब अपनी राशि बदलेगा, आई थिंक 26 नवंबर के बाद, हम्म तो फिर असला ड्रामा फिर शुरू होगा। ओके हाँ, तो ये सब चीज़ें तो मंगल और राहु पे डिपेंड करती है। ओके तो सर जैसे अभी हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो सर इंडिया के कोई चांसेस हैं विश्व गुरु बनने के, सुपर पावर बनने के? आगे क्या क्या नहीं, कोई विश्व गुरु उरु नहीं अभी। 2029 तक कोई विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके 2029 तक कोई विश्व गुरु नहीं है। ओके लेकिन 2000 इंडिया के लिए बेसिकली आप कह रहे हैं कि थोड़ा भारी ही रहने वाला है 2026? बिल्कुल भारी रहेगा, इंडिया के लिए 2026 भारी रहेगा। सिर्फ किसको फ़ायदा होगा मैं ये भी बता दूं, मंगल टेक्नोलॉजी एंड पावर सेक्टर का प्लेनेट है, तो बेहतर है कि सभी लोग एआई से जुड़ जाएं, किसी भी तरीके से एआई सीख लें, एआई को इम्प्लीमेंट करें। जैसे मेरी ज्योतिष है, उसमें मुझे मेरी टीम ने बताया कि ये ऐप आ गए हैं, हमने कहा डालिए ऐप, उसमें कुछ नहीं आया। लेकिन एआई एक सीमा है उसकी, लेकिन वो जो नौकरियां खा रहा है, तो नौकरियां सिर्फ एआई में ही मिलेंगी। मैं आपसे यही पूछने वाली थी। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब एआई जो नौकरियां खाएगा, लेकिन खाने के बाद वो खुद नौकरियां देगा। इतने सारे, इतने मतलब इतने खूबसूरत एआई के ऐप्स हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें डिस्ट्रक्टिव भी बहुत कुछ है। किसी दूसरे की वेबसाइट का सारा डेटा आप देख सकते हैं कि कौन कौन यहाँ पे आए, कौन कौन विजिट किए, किसने बनाया है इसे, ये भी आप देख सकते हैं। तो एआई एक बहुत बड़ी समस्या होगा 2026 के लिए, जो कि मतलब अभी जो दिख रहा है इसका सैकड़ों गुना वर्जन, बहुत बुरा वर्जन दिखेगा। एआई से लोगों की प्राइवेसी जाएगी, और लोगों की जैसे जैसे ईव टीजिंग, रेप्स वगैरह होते हैं, तो उस तरह की घटनाएं एआई के थ्रू घटेंगी। उसमें एआई मदद करेगा। ओके और बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा क्राइम, मतलब एक तरह से कहते हैं मिनी शिकागो की तरह क्राइम बढ़ेगा। ओके ओके तो सर, क्योंकि ये बात काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग में है, क्योंकि एआई अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, अभी शुरुआत है एआई की, और ये बात काफ़ी इंस्टाग्राम पर भी वायरल होती है, जो यूथ बात करते हैं कि एआई जो है हम सबकी जॉब्स खाने वाला है, तो अब मतलब हम लोगों के लिए एक अच्छा समय नहीं है ये। ऑल्दो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, मतलब इनोवेशन है एआई, बट लोगों की जॉब्स तो वो खा ही रहा है और खाएगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि अब सभी को जॉब के बारे में सोचना छोड़ना होगा। जॉब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह गई। मैं तो वैसे भी मानता हूँ, मेरा पर्सनल इंडिविजुअल व्यू है कि जॉब के सहारे ना बैठे, दूसरे चीज़ों के बारे में भी सोचें, है ना। सूर्य का साल जो लोग बताते हैं, तो मतलब अगर उसे हम सूर्य का साल मान लें, तब तो सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट सर्विस है, सूर्य हॉस्पिटल है, सूर्य बड़ा लड़का है, सूर्य फादर है, तो फादर फिगर, या फिर भगवान राम की बड़ा महिमा मंडन होगा जो कि सूर्य राम है। तो हाँ, रिलीजियस प्लेसेस पे कुछ दिखते हैं अटैक, हमले वगैरह 2026 में। ओके सर, कुछ थोड़ा आप पर्टिकुलर में बता सकते हैं कि इस मंथ में दिख रहा है या फिर इंडिया के नॉर्थ में के मंदिर में? नहीं, ये नॉर्दर्न साइड में दिखते हैं, और साउथ में जो उड़ीसा से लेके जो एरिया है वहाँ दिखता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आगे भी मैंने पहले भी बताया है, वो ईस्टर्न रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होगी। किसी बड़े मंदिर में अटैक होने के चांसेस हैं? हाँ, बड़े मंदिर। ओके, तो उससे काफ़ी नुकसान होगा?
बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, लेकिन इज्जत जाएगी ना, इससे इज्जत जाती है। अगर कोई हमारे मंदिरों पे अटैक करे तो इज्जत जाती है। जैसे लाल किला हमारा, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर भाषण देते हैं, हम्म। तो इसे अगर माना जाए तो हमारी इज्जत गई, है ना। और सबसे बड़ी बात, आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। यस। जैसे पुलवामा में कोई नहीं पकड़ा गया, ये यहाँ पे जो हुआ, पुलवामा में पकड़े गए, मार दिए गए, लेकिन कौन लोग थे नहीं मालूम, बता दिया गया, मार दिए गए। सर आपने कहा कि मंदिर में अटैक होगा, आप बता सकते कौन से मंथ के अराउंड लग रहा है ये जून के पहले, जनवरी से जून के बीच में हो सकता है? ओके ओके। सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। आई थिंक उनकी फैमिली के ऊपर कुछ कुछ श्राप है कोई, आपने बताया था, मैं उसके बारे में जानना चाहती देखिए, उनकी फैमिली पर श्राप है। और मैं सीधे सीधे ये कहूँगा कि जैसे वोट चोरी और ये सब इस समय बताया जा रहा है, जब उनकी सरकारें थी तो वो उन लोगों ने भी अपनी तरफ से जो कर बन पड़ा था, उन्होंने भी करप्शन वगैरह उस पार्टी में भी हुए थे, सीधी तौर पर वहाँ भी करप्शन हुआ था। तो एक ज़माना था कि संजय गांधी के नाम से लोग कांपते थे, और इंदिरा जी का शासन लोगों ने देखा। राजीव जी जो कि मिस्टर क्लीन कहे जाते हैं, उनका बोफोर्स में नाम आया, फेयरफैक्स घोटाले में आया, बहुत सारी सेंट किट्स एक जो छोटा सा टापू है उसमें नाम आया, उसके पीछे भी पीसिंग थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आने वाले समय में जो राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी का खुद लाभ ले पाए या ना ले पाए, लेकिन वो बीजेपी की छवि को बहुत डिस्ट्रॉय करेंगे। और मतलब करेंगे। ओके। और जो लोग हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम अभी नहीं फूटा है। उनकी कुंडली से ऐसा लगता है कि उनके पास वो और भी चीज़ें बाहर लाएंगे। और अब तो इलेक्शन कोई पैरामीटर नहीं रह गया, अब तो पब्लिक परसेप्शन है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके सर, आप वो स्टोरी के बारे में बता रहे थे। तो जो शराब की बात आपने करी, इनके घर में 2 पेयर्स थी मूर्तियों की। नेपाल से, चूँकि इंदिरा जी धर्म तंत्र वगैरह को बहुत मानती थी और तांत्रिकों से बहुत ज़्यादा संबंध था इनका। और एक थे, आप लोग को नहीं पता होगा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, हेलीकॉप्टर से उस ज़माने में चलते थे, तो उनको इन्होंने योग सिखाया। ये योग नहीं, मतलब पतंजलि का योग है वो योग सिखाया, और फिर वो उनका कुछ संबंध भी रहा। तो उसी समय 2 मूर्तियाँ इनको नेपाल से मिलती हैं, जोड़े पेयर में, और कहा जाता है कि उनसे कहा गया कि ये कभी बिछड़ने ना पाए। अगर ये बिछड़ गया तो आपके यहाँ कोई मतलब जोड़ा नहीं रह पाएगा, एक की डेथ होनी ही होनी है। तो फिर फिरोज गांधी की डेथ हुई, राजीव जी की हुई, तो फिर ये हुआ। और अगर वो मूर्ति चली गई तो फिर आप लोग का बुरा दिन शुरू होगा। तो बॉलीवुड में एक एक्टर हैं जो कि राजीव गांधी के दोस्त हुआ करते थे उस समय, इससे ज़्यादा सब समझ गए होंगे। और वो भी राजनीति में चुनाव भी लड़े थे और जीते भी थे, यूपी से ही। ये मैं बात कर रहा हूँ 1980s की। तो इसके बाद हेमंत नंदन, और तब उस समय एक जो एक्टर इनके करीबी थे, वो मूर्ति उन्होंने उसका एक पैर उड़ा दिया, है ना। उनको ये था कि मतलब इसमें से कोई भी लेंगे, हमारा भी काम चलेगा, इनका भी चलेगा। तो उसमें क्या हुआ कि तब से इनके यहाँ संकट शुरू हुआ, क्योंकि एक तो वो, दूसरा गौ हत्या। गौ हत्या को भारत के जितने संत हैं, नीम करोली बाबा को तो मतलब उच्च स्तरीय संत हैं, बाकी जितने कथावाचक या जो सिद्ध पुरुषों में सबसे बड़ा नाम करपात्री जी महाराज का था। तो उन्होंने 10 महाविद्याओं पर उनका ज्ञान और माँ त्रिपुर सुंदरी पर उनका ज्ञान, मतलब वो शंकराचार्य के बाद सबसे ज़्यादा ज्ञानी थे। आज के जो शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती उनके शिष्य थे, और जो अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु थे
स्वरूपानंद सरस्वती भी उनके शिष्य थे। तो करपात्री जी महाराज ने श्री विद्या सिद्धि की थी, जो सौंदर्य और धन की देवी है। मैं अपने हर चीज़ में बताता रहता हूँ कि अगर आपको धन चाहिए तो आप माँ त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी या उनका एक नाम है ललिता, उनसे त्रिपुर मांगी। सुंदरी। और दूसरा 10 महाविद्याओं में है कि कमला देवी। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि गौहत्या बंद करिए। तो इंदिरा जी से उन्होंने एक वो लिया था, उनसे कहलवाया था कि आप गौहत्या बंद कर देंगी, ये मुझे शपथ दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम बंद कर देंगे। तो करपात्री जी महाराज मिलने जाते हैं। वो बहुत अड़ियल और अक्खड़ थे, लेकिन सिद्ध पुरुष थे, और वो सभी चीज़ों को मानते थे कि मेरा कोई कुछ छुए ना, ये वो बहुत वो रहते थे। तो वहाँ पे इंदिरा जी को जब इन्होंने रिपीट किया तो उन्होंने कहा कि करवाएंगे। तब उन्हें लगा कि ये नहीं करवाएंगे। वो सड़क पे उतरे। तो सड़क पे उतरने पे दिल्ली में गोली चलाई गई। तो जो गौसेवक थे, जो गौहत्या के खिलाफ लोग थे, उसमें बहुत सारे संत मारे गए। तो करपात्री जी महाराज जो कि बहुत बड़े संत थे, ब्राह्मण थे, उच्च कुल के थे, तो उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह ये लोग मारे गए हैं, और गोपाष्टमी का दिन था वो, उसी तरह गोपाष्टमी के दिन ही तुम्हारे यहाँ सब लोग मारे जाएंगे, और कोई भी आदमी वहाँ पे कोई भी महिला या कोई भी जिसका सुहाग नहीं बचेगा। इस तरह का बहुत खतरनाक श्राप दिया था उन्होंने। और बहुत कुछ ऐसा राहुल गांधी की शादी ना करने के पीछे भी एक रीजन है। सर अगर आपको पता है तो मैं जानना चाहूँगी। देखिए, राहुल गांधी ज्योतिषियों से मिलते हैं। अब ये कुंडली वाले में किससे मिलते हैं मैं नहीं जानता, जो कि मैं पॉलिटिशियन, बॉलीवुड में तो मैं हूँ, पॉलिटिशियंस में भी हूँ, लेकिन मैं बड़ा दुखी रहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिशियन की कुंडली देखने का मुझे कोई मतलब फ़ायदा नहीं। एक तो वो पब्लिक में बोलेंगे नहीं, दूसरा वो आपकी कहीं भी वो मतलब किसी कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो कहाँ था मैं? आप बता रहे थे कि शादी ना करने का। हाँ, तो शादी ना करने का ये कारण मुझे लगा, क्योंकि और राहुल गांधी को ये लगा कि चीज़ें सही नहीं हैं, और एक मतलब एक बहुत बड़ा तबका ये संतों का कहता है कि इसी वजह से इन्होंने शादी नहीं की। ओके। और वो सब बातें झूठ हैं कि उनका बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है, ये है वो है। अब तो सब चीज़ें कॉमन आ गई। जो मीम वो लोग बनाते थे अब इन पे आ गया, क्योंकि कोई लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं की ये जाति जिसके एक बड़े नेता हैं वो पहले मुस्लिम हुआ करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके सर, आपने बताया कि जैसे वो तंत्रा वर्ड का आपने यूज़ करा, सर पॉलिटिक्स में तंत्रा का यूज़ होता है? देखिए, सिस्टम को तंत्र बोला गया है पॉलिटिक्स में। सिस्टम कि बहुत लोग कहते हैं हमारा सिस्टम बिगड़ गया। हमारे मतलब अयोध्या रीजन में सिस्टम शब्द का बड़ा, सिस्टम मतलब लोकतांत्रिक ढांचा जो है, उसे भी तंत्र बोला गया है। लेकिन वह तंत्र इस जो ब्लैक मैजिक वाले तंत्र से चल रहा है आज की डेट में, वो तंत्र इससे चल रहा है। और इस तंत्र के लिए कामाख्या के बहुत बुरे बुरे जो तंत्र कराए जा सकते हैं वो हैं। और इंडिया के नहीं, विदेश के भी लोग इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, राष्ट्राध्यक्ष, वो भी अपना अपना करवाते रहते हैं। तो तंत्र बॉलीवुड में चल रहा है ज़बरदस्त, और इंडियन पॉलिटिक्स में तो चल ही रहा है, रोज़ चल रहा है। मतलब पॉलिटिक्स पे तो चल ही रहा था, अब बॉलीवुड में भी आ गया है? नहीं, बॉलीवुड में पॉलिटिक्स से पहले था, पहले से ही है। ओके। लगभग बराबर चल रहा है दोनों। नेता अभिनेता में सिर्फ अभी का अलग है, बाकी उन दोनों की क्रियाकलाप सेम है। तो सर ऑलमोस्ट क्या सभी जो भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं सभी तंत्र कर रहे हैं या सिर्फ कुछ ही लोग हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग राजनीति में प्रिंसिपल्स के थे, जो सिद्धांतों की, जैसे बहुत विवादास्पद होने के बावजूद भी एक शरद यादव थे, वो नास्तिक थे, नहीं मानते थे। और नीतीश जी हैं, उनको लाख वो पलटी खाएं लेकिन उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं। तो ऐसे एक थे
प्रोफेसर, मैं नाम भूल गया, रघुवंश प्रसाद सिंह, प्रोफेसर रघुवंश प्रसाद सिंह थे। तो वो प्रोफेसर थे सोशलॉजी के, और वो इतने सीधे साधे थे कि वो जब जाते थे कहीं खाना वाना खाने, केंद्रीय मंत्री होते तो अपने अपने गमछे में वो पूरी उड़ी बांध लेते थे, कहते थे कल काम आएगा। तो ये लोग इसमें नहीं शामिल थे। बाकी जो भी श्रूड पॉलिटिशियंस हैं, जो भी जिसको हमारे यहाँ काइयाँ बोलते हैं, इस तरह के लोग हैं, वो सब शामिल हैं। और 2014 के चुनाव में 2 लोग जो प्रतिद्वंदी थे, दोनों लोगों ने सेम तांत्रिक क्रिया करवाई। एक का प्रसाद झूठा हो गया, दूसरे का प्रसाद झूठा हो गया, वो नहीं बन पाए, इसलिए वो नंबर 2 3 पर ही रह रहे हैं इस समय। सर ये ब्लैक मैजिक में एक पर्टिकुलर एंटिटी का भी यूज़ करते हैं आई थिंक। ब्लैक मैजिक 2 तरीके से होती है, या 3 तरीके से। एक तो किसी के ऊपर कुछ क्रिया कराई जाए इंटेंशनली कि इनका, और वो सब उसके एरियाज हैं, उसके एरियाज हैं, क्षेत्र हैं। और जैसे कि पहले के ज़माने में ज़्यादा रिसोर्सेज थे नहीं, तो पानी रोक देते थे, इनके खेत में पानी ना जाए, वो पानी यहीं रुका रहता था। और हम लोग तो कुछ चीज़ें देखे हैं, मतलब कटोरे को थाली में रखे और वो ऐसे ही पकड़ा छोड़ ही नहीं रहा, तो बंधन बोलते हैं उसे, बंधन। तो किसी की प्रोग्रेस को बांध देना, किसी को, जैसे बॉलीवुड में मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ लोगों को इसी तरह बांधा गया। तो ये पहला तंत्र ये होता है कि अगर आप सोशल मीडिया में ज़्यादा दिखेंगे, अगर आप अपने बारे में ज़्यादा बताएंगे, तो आपसे ईर्ष्या कर रहे लोगों, जो ईर्ष्या कर रहे हैं, उनको जो पीड़ा होती है, तो कमर के नीचे का जो भाग है वहाँ से एस्ट्रल बॉडीज निकलती हैं, मतलब ये मानिए कि शैतानी शक्तियाँ, और वो जाके अफेक्ट करती हैं। वो तंत्र हुआ, ये अनविलिंगली हुआ, कोई किया नहीं आप पे, उसने इतना ईर्ष्या हो गई उस आदमी को कि वो जाके उस पर तंत्र का असर हो गया। दूसरा तंत्र किया जाता है। अब मेरा एक बहुत बड़ा सजेशन है सारे दर्शकों को कि ज्योतिषियों के संपर्क में तो रहिए ही रहिए, एक कुछ ठीक ठाक तांत्रिकों के संपर्क में भी रहा करिए, है ना। क्योंकि अगर आप दिख रहे हैं, आप बिक रहे हैं, आपका नाम चल रहा है, तो आपके खिलाफ कोई भी कर सकता है, कोई ना कोई कर रहा होता है। मेरे अगेंस्ट में पिछले 7 महीने से लगातार तंत्र हो रहा है, तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं, और मैं सब पकड़ लेता हूँ। तो जो मुझे करना है तो मैं करता हूँ। अभी जो उसमें एक महिला है जो अच्छी हैं, मैं मतलब क्या बोलूँ, नाम काफी ले लूँ, फेमस है। नहीं काफ़ी फेमस नहीं है, आप लोग नहीं जानते, काफ़ी फेमस जो हैं वो ठीक है, वो अच्छी हैं। हाँ। वो काफ़ी फेमस तो नहीं है, लेकिन वो कभी राव सर से जुड़ी रही है ना, तो उनका है। और ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं किसी भी ग्रुप में गुट में नहीं शामिल होता, क्योंकि वहाँ पे सब यही सब करते हैं। ये बात अलग है कि मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ दिल्ली में, तो थोड़ा बहुत संपर्क रह सकता है। तो ये मतलब जिस तरह आप बच्चों की फीस भरते हैं, जिस तरह आप दूध लेते हैं, जिस तरह सब्जियां खरीदते हैं, उसी तरह ये जो तंत्र का, हीलिंग का, आप इसे हीलिंग से भी लोग सही करते हैं, हिप्नोसिस से भी सही करते हैं। मैं सब मतलब मैंने नहीं जाना है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपकी हीलिंग यूएस में बैठे हुए जो हीलर्स हैं वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ तो पैसा दे दिए, वो लेके भाग गए, वो कुछ किए नहीं, जैसे तांत्रिक हैं। लेकिन वो जो यूएस वाले हीलर्स हैं, मैंने उनको टेस्ट किया है, दे हील्स वेरी गुड, अच्छा। और बढ़िया चार्ज करते हैं मुझे। मैं ये भी एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि ज्योतिष को एक करियर बनाए लोग, इस तरह नहीं जो आजकल जो लोग आए हैं, कुछ लोगों का मेरे बताने के बाद कुछ लोग तो इसमें अपनी नौकरियां छोड़ के आए हैं, उनको बहुत मतलब करोड़ों का पैकेज मिलता था। उसमें जो लोग आए हैं, तो जो गलत करके या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में करोड़ों रुपए खर्च करके अपना ये करके चला रहे हैं, तो वो उसके बाद एक सीमा तक ठप पड़ जाता है। मेन चीज़ क्या है, भविष्यवाणी करना। तो
आज की डेट में इंटरनेट पे भविष्यवाणी करने में राव सर के बाद मैं ही था। तो आज जो लोग कर रहे हैं, मैं इसे, मेरा पहला प्रेडिक्शन 2006 में 2006 में छपा था, पहला ऑल इंडिया, मतलब 40 एडिशंस में दैनिक जागरण के छपा था। उसके बाद छपता गया, फिर आडवाणी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, इसका बहुत बड़ा हुआ था। ये मैं आपको पिक्चर दूंगा, इसे आप लगा सकते हैं। तो उसे उसे पब्लिशर ने मतलब कहा कि ये तो उन्हीं को बनना है। इवन कांग्रेस भी जानती थी कि 2009 में आडवाणी जी बनेंगे, और मैंने कहा कि नहीं बनेंगे। तो उसने ग्रहों के फेर में पड़े हैं, चक्कर में पड़े हैं आडवाणी जी, ऐसे करके निकाला था। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मैं हम्बली सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे बच्चे जिनके हो, खूबसूरत बच्चे पैदा हो, या आपकी शादियाँ हो रही हों बेटियों की, और पहली बात तो शादियाँ होते समय, फेरों के समय पूरा प्रोटोकॉल होना चाहिए कि कोई आदमी वहाँ पे आसपास ना रहे, कोई फैमिली भी। के अलावा? फैमिली में मदर फादर, अच्छा। हाँ, मदर फादर के अलावा कोई ना रहे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मदर फादर के अलावा कोई ना रहे। मैरिड भाई बहन भी ना रहे। ओके। मैं इशारा लोग समझ जाएं। और अगर उन फेरों के बीच में कुछ भी चावल वगैरह फेंक दिया गया तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। और ये मैं आम घास वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, बीएससी हूँ, ग्रेजुएट साइंस से हूँ, और सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैं सबके बावजूद मैं बता रहा हूँ। फिर अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे आप बच गए, अब आपने डाल दिया उसे सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं इसने इतना बढ़िया गहना पहना हुआ है, इसकी इतनी अच्छी, इसका हस्बैंड इतना अच्छा, वो लग गई, उस पर पड़ गया, फिर झेले। तो सर आप क्या कह रहे हैं कि फिर फोटोज अपलोड नहीं करनी चाहिए? हाँ, अगर मुझसे कोई पूछे कि उस फोटो से, हमको तो अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि हमारा तो बिजनेस है, व्यवसाय है। मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि हमको पॉडकास्ट में आना पड़ेगा, अपने यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका किसी का इससे काम चल जाता है बिना अपलोड किए, तो बचिए। ओके। थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो उसमें या तो आप पट्टी लगा दें, कुछ इस तरह का जो बनता है इस तरह का लगाइए, क्योंकि नज़र, मतलब आंखों पर तो कुछ ज़रूर लगा दे। सर जैसे अभी आपने बताया कि फेरों के टाइम पे कोई भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ माता पिता हों एंड बाकी फैमिली का कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए, अगर हुए तो बुरा होगा उस कपल के साथ। सर थोड़ा और डिटेल में बताएंगे? बिल्कुल, मैं डिटेल में बताऊंगा, और बहुत बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। पहली चीज़ ये जान लीजिए कि शादी फेरों के समय और विदाई के समय बिल्कुल लाल जोड़े ही होने चाहिए लड़की को। ये जो आजकल वो क्रीमिश, या जो आपने पहन रखा है, हाँ। ये कलर ज़्यादा चल रहा है हाँ। शादियों में। वाइट भी चलने लग गया सर अब। हाँ, बीच कलर भी चल रहा है, वाइट तो क्या बताएं। तो पहली बात, हमें याद है मम्मी के ज़माने में उनके शूज़ भी लाल थे, बताते, मतलब काफ़ी दिन तक रखे हुए थे, पूरे शूज़ और मोजे लाल थे। दुल्हन का सब कुछ लाल होता था, उसका अलग है। मंगल का प्रभाव है, मंगल मांगलिक कार्य भी कराता है, ये भी आप जानिए। तो पहली बात तो जब फेरे होते हैं तो ज़्यादातर लोग चले गए हुए होते हैं। आजकल कुछ सेक्शंस में, कुछ लोगों में, कुछ वर्गों में ये चला है कि फेरे के समय भी आशीर्वाद देना शुरू हो जा रहे हैं लोग, उसमें लावा डाल रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ का होता है ये। तो उसी में कोई अगर कुछ भी गिरा दिया तो फिर ख़त्म। क्या होगा, लड़की जाके वहाँ पे साइकियाट्रिक पेशेंट हो सकती है, या वो विवाह फिर टूटना ही टूटना है, उसकी 2-3 शादियाँ होंगी, बहुत कुछ झेलेंगे, बीमारियाँ, वो घर चौपट हो सकता है। दूसरा, फेरा ही नहीं है, फेरों के बाद जब लड़की विदा होती है, तो 2 समय बड़े सेंसिटिव हैं ज्योतिष में, इस विवाह संस्कार में। एक जब फेरे हो रहे होते हैं, और दूसरा जब लड़की विदा हो रही होती है। विदाई के समय अगर कुछ फेंक दिया गया तो फिर वो, लाइक क्या फेंक दिया गया, किस वे में? जनरली चावल। सर वो जो विदाई के समय लड़कियां चावल पीछे फेंकती हैं, वो तो होना चाहिए ना? नहीं, वो ये होना चाहिए कि आ, आ, अब मैं यहाँ से जो है वो इनका है, मैं लेके नहीं जा रही हूँ कुछ,
और पैर से जो फेंकती हैं आके, लोटे में फिल्मों में दिखाते एंट्री के हैं, टाइम पे। हाँ, लोटे में, कि वो पैर से इसलिए फेंकते हैं कि वो जो लड़की है, जो दुल्हन है, वो लक्ष्मी है। तो चावल जो है वो अक्षत, एक धन का बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है। तो और भारत में चावल आदिकाल से है। तो वो ये दिखाते हैं कि हम अब ये इतना धन लेके आ रहे हैं, ये वो होना चाहिए, वो सब कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते जब भाई जनरली मिलते हैं, फादर जब रोने, अब तो रोने होने का पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कॉन्सेप्ट वगैरह है भी कि नहीं है, तो वो उस समय था। तो ऐसा करना चाहिए कि उस समय लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए। सर क्योंकि नजर लग जाती है? नहीं, तांत्रिक क्रिया कर देते हैं लोग। ओ, मतलब खुद की फैमिली वाले ही कर देते हैं, आप कह रहे हैं? मतलब क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली, बुआ और मामा और चाचा ताऊ, सबसे ज़्यादा अगल बगल के लोग ये है। ओके। अच्छा, अब अभी तक तो ये होता था, कुछ लोगों को गांव में होता था, उनको बोलते थे जादू करती है, टोना करती है। लेकिन अब सीख सीख के लोग और भी आ गए हैं। दूसरा, फिल्म इंडस्ट्री में ये बड़ा मज़ेदार है। फिल्म इंडस्ट्री की 5 एक्ट्रेसेस को मैं जानता हूँ वो ये कांड करती हैं। बहुत बड़ी, जो जिसको बोलते हैं टोना करने वाला, जादू करने वाला, वो खुद करती हैं? खुद करती हैं और बदनाम है इसके लिए, वहाँ पे सब जानते हैं। उसमें से 2 एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने सबसे जो गंदा तंत्र होता है, महिला जो कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता उसको, वो उस चीज़ को मिठाई में खिलाया और शादी किया। सर वो क्या एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में काफ़ी नाम है उनका? सबका नाम है। ओके, कुछ ऐसे हिंट में बता सकते हैं अगर आप नहीं, नाम ना ले पाए? जैसे एक एक्ट्रेस है, उसने एक ज़माने में एक्टर रहे, वो भी बहुत परिचित नहीं थे, उनके लड़के को फंसाया तांत्रिक क्रिया करके, और वही गंदा वाला तंत्र करके, और अब वो जगह जगह एक्सेप्ट करता है। लोग अगर गूगल करेंगे तो माना जाएगा। और वो फिल्मों में नहीं चल पाया वो लड़का, लेकिन उसके नाम के आगे सुमन लगता है। अब जो एक्ट्रेस थी वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरी एक्ट्रेस थोड़ा कम नोन है, नयन नक्श अच्छे हैं उसके, और मतलब तीसरी श्रेणी में चलती है, अच्छी एक्ट्रेस है। उसने एक वो भी कम नोन आदमी से शादी की, वो भी एक्टर है। उस एक्टर का जो हस्बैंड है, जो हस्बैंड है, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर जो कि गे हैं, उनसे रिलेशनशिप था। ओके, जो डायरेक्टर हैं। ओके ओके, समझ रही हूँ। तो इस तरह का तंत्र है। एक जगह तो इन लोगों में मारपीट, बाल खींचना उचना भी हो गया था कि चुड़ैल आ गई यहाँ पे, ये तंत्र कर देगी। अब एक एक्ट्रेस और भी है जिनका रामायण से बहुत बड़ा संबंध है, जिनके घर वर का रामायण से संबंध है, और उन्होंने एक मुस्लिम से शादी किया। वो बहुत बड़ी तांत्रिक है। वो बहुत बड़ी तांत्रिक हैं, मतलब तंत्र करती। हाँ, तंत्र करती हैं। लाइक सर, क्या उन्होंने तंत्र खुद फिल्म्स को पाने के लिए करा है, या कुछ किसी को फिल्म को पाने के लिए, शादी के लिए, क्योंकि शादी जिससे हुई है वो बहुत बड़ा आदमी है। हाँ। और इसके बाद दूसरों को गिराने के लिए मेल्स में ज़्यादा होता है। ओके। तो सर आप एक्टर्स में बता सकते हैं कि एक्टर्स में भी कौन तंत्र में ज़्यादा एक्टिव है, जो ज़्यादा तंत्र करता है? नहीं, तंत्र में ज़्यादा एक्टिव नहीं है वो। उसमें कई तरह की थ्योरी है। एक जो वहाँ फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे बदमाश आदमी है, जो सब किसी की फिल्म रोक देगा, चलने नहीं देगा, ये ना, तो वो हेड है इसका। वो करते हैं, वो किसी तरह से करवाया, क्योंकि सुशांत की डेथ के पहले वो मारण क्रिया की गई थी। सुशांत के ऊपर? सुशांत सिंह के ऊपर मारण क्रिया, मारण में जिसमें आदमी मर जाता है। मारण हमारे तंत्र में, भारतीय तंत्र की विधा में स्पष्ट रूप से मारण एक क्रिया है
चाहे वो काली तंत्र हो, कालीकुल का, और चाहे वो श्रीकुल का, मारन उसमें है। तो सर सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बॉलीवुड के ही किसी आदमी ने तंत्र करवाया था? बॉलीवुड के आदमी ने करवाया, और करवाने वाली महिला थी जो उससे जुड़ी थी। और जब तंत्र होता है तो उसको आदमी को किसी भी तरह से मरना ही होता है। ओके, तो सर सुशांत के ऊपर मारण क्रिया क्यों करवाई गई? क्योंकि वो ऊंचाई को छू रहा था और लोगों को खतरा लग रहा था? नहीं, सुशांत के ऊपर इसलिए करवाई गई कि सुशांत एक पहला सबसे पढ़ा लिखा आदमी था वहाँ पे इंडस्ट्री में, IITN, मुझे नहीं मालूम IIT था नहीं, इंजीनियर था। और जैसे शाहरुख खान को पढ़ा लिखा मानते हैं, तो शाहरुख खान की इंग्लिश वगैरह अच्छी है, वो BCom है जहाँ तक मुझे मालूम है। लेकिन शाहरुख पर तो एक अलग टॉपिक है, उनका ऑरा है, आभा मंडल है। लेकिन ये जो सुशांत था, इसको ये पहला एक्टर था जो विद्रोह पर उतारू हो गया था कि यहाँ गंदी चीजें हो रही हैं, गलत बातें हो रही हैं, तो वो एक्सपोज करने की स्थिति में आ गया था। ओके, इस चक्कर में उसके ऊपर मारण क्रिया करवा दी कि ताकि ये चुप हो जाए। मारण क्रिया अलग चीज है, मरना अलग चीज है। लेकिन इतना है कि मारण क्रिया के थ्रू ही मरा वो आदमी। सर जैसे बोलते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, ये तो सुशांत की बहन ने खुद एक्सेप्ट किया है। ओके सर, जैसे बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन हो गया था, वो इसलिए गया है, मतलब उसके साथ जो भी हुआ है वो हैंग हो गया था क्योंकि वो डिप्रेशन में था। ये बताइए, डिप्रेशन में कोई मर जाता है क्या? और बिना स्टूल लगाए इतना लंबा सा लड़का कोई हैंग करेगा तो जाएगा कहाँ पे बॉडी? वो तो सब अलग बातें हैं। लेकिन यह है कि वो सुशांत सिंह पर एक हुआ। दूसरा, बॉलीवुड में एक एक्टर और है जिस पर तांत्रिक क्रिया हुई है, मैं नाम नहीं ले सकता। ओके, बड़ा तंत्र हुआ है? बड़ा तंत्र हुआ है, गंभीर तंत्र हुआ है, और वो एक अच्छा एक्टर है और सभ्य एक्टर है, लेकिन अब ये डाउनफॉल के लिए। डाउनफॉल के लिए। एंड सर आप जैसे बता रहे हैं तो महिला ने किया है, ओके, और महिला अननोन है, मैं भी नहीं जानता, ओके पर इतना आता है कि कोई महिला है। सर, जैसे तंत्र की बात कर रहे हैं, आई थिंक इरफान खान के ऊपर भी कोई तंत्र हुआ था। इरफान खान की कहानी तो रोंगटे खड़ा कर देगी। इरफान खान नो डाउट वो बॉलीवुड के मेरे जो संबंध में है उनका था कि ही टेक्स, है ना, वो मतलब माल फूकते थे, है ना, तो और बहुत ज़्यादा, बहुत उस तरह का, तो लोगों को ये लगा कि इससे हुआ है। लेकिन वो इरफान खान साहब दिल्ली आए, और पहली बार इतने लंबे अवधि के लिए दिल्ली आए। वो आए, डायरेक्टर कामत आए, और उनका प्रोड्यूसर जो भी प्रेम राजकुमार कौन थे, 3 लोग आए। यहीं दिल्ली आने के बाद उन तीनों के साथ 3 घटनाएं घटती हैं। इनको ब्रेन में एक अलग तरीके का ट्यूमर या कैंसर हुआ, और उनकी जो मतलब लास्ट का जो चेहरा था वो देखने लायक था। वो तंत्र से ही ऐसा आदमी मर सकता है, इस तरह इतनी बुरी स्थिति में। आदमी जब की डेथ होती है ना, शव की जो बॉडी होती है उसका चेहरे से काफ़ी चीज़ें पता चल सकती हैं। तो वो दिल्ली आते हैं, जाते हैं, तो तीनों अलग अलग तरीके से बीमार होते हैं। एक हीलिंग करने वाली जिनसे मैं भी हीलिंग की मदद लेता हूँ। हीलिंग क्या है कि आदमी दवा लेता है ना, तो पूजा पाठ वगैरह है, तो मैं हीलिंग में विश्वास करता हूँ, ऐसा नहीं है। जो लोग हीलिंग करते हैं, लेकिन वो बाहर वाले ज़्यादा अच्छा करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो वो लोग क्या हुआ कि यहाँ पे आते हैं, तो ये जो हीलर थी, इनका साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स से हीलिंग ये करती थी। तो इन लोगों पे इन्होंने बताया कि उनको बताइए कि संभल के रहें, लेकिन इसी बीच एक एक करके तीनों मर गए। और इरफान को 5 दिन पहले पता चल गया था कि उन पर ये चीज़ें हुई हैं। वो किया कौन था तंत्र? एक ऐसे बाबा ने किया था जो कि जिंदा नहीं है। हाँ, देखिए, बाबा की आत्मा ने, जैसे एक सैटानिक फोर्सेस होती हैं, आसुरी शक्तियाँ, एक वो, तो
महाअवतार बाबा हुए, नीम करोली बाबा हो गए, ये स्टीव जॉब नीम करोली बाबा से नहीं मिला था, उनसे तांत्रिक रूप से संबंध बनाया था। ये मतलब गंदा वाला तंत्र नहीं, वो अलग है, वो बहुत बड़ा मतलब सल्वेशन है, एक अच्छी तरीका का है। वो महाअवतार बाबा के थ्रू नीम करोली बाबा से संपर्क बनाता है, तब ये जो एप्पल फ़ोन है इसकी रचना होती। क्या कि इसकी जो उन्होंने कहा कि बेटा तुमको जो है, उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम है, जो भी स्वप्न के थ्रू जैसे भी कांटेक्ट हुआ, ये सब सामान्य बातें हैं। तो उन्होंने बताया कि ये स्वादहीन है, इसमें स्वाद का कुछ नहीं है, 5 जो हमारे होते हैं पंचभूत, पंच तत्व, और इसमें सूंघने वाला। तो पहला आईफोन में आया जो वो वॉलपेपर, वो था, फूल था, और उसके पीछे ये जो सेब वाला है, कटा हुआ सेब। तो ऐसा कहा जाता है कि वो सेब नीम करोली बाबा ने उनको दिया, मतलब उनको सेब पसंद थे। हाँ, उनको सेब पसंद थे, उनको खाना पीना भी बहुत पसंद था, वो खूब खाते थे, छक के खाते। सर वो भंडारे भी करवाते थे, बहुत भंडारे करवाते थे, किसी के यहाँ जाके खाते थे। और वो मतलब वो, मैं अगर देवी देवताओं से उनकी तुलना करूं तो कई देवताओं से वो बड़े थे। बड़े थे नहीं, हैं, वो तो हैं, सर्वव्यापी। जी जी। सर इरफान खान के तंत्र की हमने बात करी। सर बॉलीवुड की जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप 2026 में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की क्या पर्टिकुलर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं? 2026 बॉलीवुड या जो हमारा दक्षिण भारत का सिनेमा है, पहली बात तो ये मर्ज होने जा रहा है, दोनों मिक्सअप हो जाएगा। वो 2-4 ज़बरदस्त फिल्में आ रही हैं, उसमें से एक फिल्म, ज़बरदस्त फिल्मों में एक फिल्म बहुत लो परफॉर्म करेगी। मैं बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं। उन 2-4 फिल्मों में एक फिल्म लो परफॉर्म करेगी और कुछ ग्रेटेस्ट हिट होंगी। बाकी बॉलीवुड जैसे इस समय करा रहा है वैसे ही कराता रहेगा। ओके ओके। सर जैसे आप बॉलीवुड की बात करी है, अब एक जो शो है बिग बॉस, जो काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, लोगों को बहुत पसंद है। सर बिग बॉस में जैसे जो भी लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, उनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सर बिग बॉस क्या मतलब कुछ हॉन्टेड जगह है वो, या मनहूस है, क्या है? बहुत बातें हैं इसको देखिए, लेकर। बिग बॉस का मैंने नाम सुना है सिर्फ, और एक आध झलक जैसे किसी कार्यक्रम में होता है। मैंने बिग बॉस का एक भी सीजन नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम क्या होता। लेकिन जो कहानियाँ मैंने सुनी, जो लोग वहाँ से आए, वो बताते हैं वहाँ पे इस तरह की आवाज़ें आती हैं, या ये एक तरह का ये भी हो सकता है कि ये गेम हो, मतलब एडवर्टाइजिंग का। लेकिन जो वहाँ से आने के बाद लोगों को की डेथ हो रही है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। तो दैट मस्ट बी अ हॉन्टेड प्लेस। ओके सर, बिग बॉस से कुछ लोग बाहर निकल कर आए थे, आई थिंक पारस छाबड़ा, उन्होंने भी अपने पॉडकास्ट में बताया था कि जब वो बिग बॉस के अंदर थे तो उनको भी बहुत सारे लोगों को हॉन्टेड चीज़ें महसूस पूरी हुई थी, इवन आवाज़ें सच में सुनाई दी थी। तो ऐसा नहीं था कि एक र्यूमर है, उन्होंने एडमिट करा था कि हाँ वहाँ पर है। हाँ, पारस ने ये बात बोली थी। तो हॉन्टेड तो है वो, क्योंकि सर मतलब एक ही सीज़न, मतलब बिग बॉस में मोस्टली लोग जो भी आए हैं फेमस हुए हैं उसके बाद, बट कैसे उसी के लोगों की मौत बहुत जल्दी हुई है। अभी शेफाली जरीवाला की भी हुई, आपको पता हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनके हस्बैंड से मेरे परिचित हैं। ओके हाँ, तो वो बहुत दुखद रहा, बहुत दुखद रहा। ओके ओके। सर जैसे हम प्रिडिक्शंस की बात कर रहे हैं, तो सर 2026 में अभी जैसे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम बोलते हैं जो, सर क्या प्रिडिक्शन दे सकते हैं आप उनकी? देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं, वो जाति तोड़ो समाज जोड़ो जो भी है। तो मेरा सिर्फ इतना, मेरी क्या सिर्फ एक व्यू है कि इससे बढ़िया होता अगर वो गौ हत्या के लिए आंदोलन करते। और मैं हालांकि मैं कभी मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं उनमें कोई शक्ति नहीं देखता या कुछ भी स्पिरिचुअलिज्म नहीं देखता। सामान्य व्यक्ति से भी
लोअर कैटेगरी का मैं मानता हूँ। जो सामान्य व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता होगा उससे भी कम। सर इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न है ये बोलने का? पर्टिकुलर रीज़न ये है कि ये एक प्लांटेड, सब पॉलिटिकली प्लांटेड चीज़ें हैं। मैं दिल्ली में आ रहा था, जगह जगह पोस्टर थे इस तरह, तो मुझे सब कुछ ये सब चीज़ें दिख जाती हैं। तो बाबा बागेश्वर के लिए मेरी दो भविष्यवाणी है। एक तो वो बहुत लंबी आयु है उनकी, 90 साल। दूसरी प्रेडिक्शन है कि वो गंभीर विवादों में फंसेंगे। 2026 में? नहीं, मैं 26 की बात नहीं कर रहा हूँ। वो कभी ना कभी बहुत बुरी तरह गंभीर विवादों में आएंगे। लाइक उनके ऊपर कुछ आरोप लगने वाले हैं गंभीर? मतलब आप ये समझ लीजिए, गंभीर मतलब गंभीर, बहुत बड़ा गंभीर। आरोप होगा तभी तो गंभीर होगा। जी जी जी। ओके ओके। सर जैसे हमने ये सब बातें करी हैं, जब भी हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं, एक बुक है भविष्य मालिका जो हम की बोलते हैं। सर आपने भविष्य मालिका पढ़ी है? देखिए, भविष्य मालिका पर तो कोई बुक है नहीं। एक बुक है, उन्होंने उसको धंधा बना लिया है मिश्रा जी ने। वो कथा पूजा, उसके बाद दान लेते हैं, भागवत करते हैं, उनका अलग कहानी चल रही है। कृपया ऐसे लोगों से दूर रहें। दूसरा, पुलिन पांडा जी हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो हिंदी नहीं समझ पाते, इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो जो भविष्य मालिका का मेरे पास जगह जगह से लोगों ने भेजे हैं, तो उसमें बहुत कुछ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ज्योतिष से मैच कर रही हैं। जैसे भविष्य मालिका 2026 के बारे में जो लिखा है, बहुत कुछ सटीक दिख रहा है। लाइक कि 2026 में मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट आ सकती है जो कि संविधानेतर हो, संविधान से संबंध न रखती हो, इस तरह दिखती है, एनार्की की दिखती है। भविष्य मालिका में बार बार उल्लेख है कि नरेंद्र मोदी वर्तमान व्यवस्था में आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। ये भविष्य मालिका में लिखा है। मुझे ये प्रेडिक्शन कि मुझे याद ही नहीं था मुझे जब मैंने प्रेडिक्शन किया। आखिरी प्रधानमंत्री मतलब क्या? इसका क्या मतलब है जी? आखिरी प्रधानमंत्री मतलब क्या? आखिरी प्रधानमंत्री मतलब हमारा जो देश की शासन प्रणाली है वो 3-4 तरह की होती है, राजा द्वारा, सेना द्वारा और सब। तो इस तरह का कुछ बदलाव हो सकता है। ओके सर, भविष्य मालिका में ये भी लिखा गया है कि 13 मुस्लिम देश इंडिया पर हमला करेंगे। ये सच बात है? सच बात है, और ये होगा 26-27 में। ओके। 26-27 में शुरुआत। आप खुद ही देखिए, 15 में जब पाकिस्तान ऐसा करता है और टर्की अचानक जो हमारा दोस्त था उसके साथ आ जाता है, तो आप क्या सोच सकती हैं? और उन लोगों में सिर्फ दुबई और बगल में जो गल्फ कंट्रीज का छोटा सा हिस्सा है, दुबई और कतर वगैरह, यही दो, एक छोड़ दीजिए तो सब तो उसी माइंडसेट के हैं, भारत के अगेंस्ट माइंडसेट के। ओके ओके। सो सर जैसे अगर कह रहे हैं कि 13 मुस्लिम देश हमला करेंगे, तो इंडिया के क्या चांसेस है? इंडिया जीतेगी या नहीं? वो तो बात की बात है। हमारा शुरुआत में कुछ नुकसान होगा, बाद में जीतेंगे। सर एक चीज़ और थी, भविष्य मालिका में लिखा गया है एंड बोला जा रहा है कि कल की भगवान ने अवतार ले लिया है, क्योंकि अब घोर कलयुग आ चुका है, तो अब वो सबको संहार करके दोबारा से सतयुग लेकर आएंगे। तो ये सच बात है, अवतार ले लिए? देखिए, कल जो भविष्य मालिका की चीज़ों को पौराणिक भाषाओं की तरह लिखा गया है कि घोड़े पे आएंगे। कोई भी भगवान घोड़े पे नहीं आएंगे। तो इसको इस तरह मानिए कि कोई एक आदमी उभरेगा। ओके। और वो पैदा हो चुके हैं, ये भी है हमारे पास, उनकी कुंडली भी थी, इस समय नहीं है। उसमें लगभग सारी भगवान राम की स्तर की उनकी कुंडली है जो मुझे मिली। मेरे आर्काइव में कहीं ना कहीं होगी। सर कौन से ईयर में उनका जन्म हुआ है? नहीं, वो अभी 20-22 साल के होंगे मुझे लगता है। ओके। और वो अभी जनता के बीच में, मतलब हो सकता है 4-5 साल में, 3 साल में आए। तो वो ऐसा नहीं कि कोई भगवान धोती पहने हुए इस तरह का। वो यू शुड कंसिडर हिम एज अ न्यू पॉलिटिशियन, या जो भारत का नेतृत्व करेगा और जो भारत में फैली गंदगी को साफ करेगा। और भविष्यवाणिका में ये भी है कि राजस्थान से निकला हुआ एक
सैनिक, हम्म। सैनिक शब्द है, वो ऑफिसर है क्या नहीं, वो भारत पे राज करेगा। ओके। ये भी भविष्यवाणी में है। ओके। ओके। सर, जैसे आपने पॉलिटिशियन की बात करी, अभी हमें सबको पता है नेपाल में जो दंगे हुए हैं, जो भी हालत हुई है, सर आपको क्या लगता है नेपाल जैसा हाल और किस कंट्री का होगा? देखिए, नेपाल जैसा हाल और किस कंट्री का होगा, तो बांग्लादेश का हुआ ही। अ, मैं नेपाल से तुलना तो नहीं करूँगा, लेकिन भारत के उसी तरह के मतलब मिलते जुलते हालात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आंदोलन तो साफ साफ दिख रहा है, एजिटेशन एंड मास मूवमेंट, मास एजिटेशन एंड उसको इस तरह भी कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव एजिटेशन, जिसमें पत्थर मार रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, बसें जला रहे हैं, ये सब दिखता है, स्पष्ट दिखता है, साफ साफ दिखता है ओके। 2026 में। जैसे कि 2025 में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जैसे कि प्लेन क्रैश हुआ है और जो भी घटनाएं हुई हैं, इस टाइप की घटनाएं ज़्यादा दिखी, तो 2026 में हमें वही आंदोलन के तौर पर दिखेंगी। हाँ, नहीं, आंदोलन के तौर पर दिखेंगी, या 24 में आंदोलन हुआ था, 25 में जगह जगह आंदोलन तो हुए ही, यूपी इलेक्शंस के समय हुए और हुए, कम हुए। अब शायद हम नए वर्ष में एक आंदोलन के साथ ही प्रवेश कर जाएं। ओके। ओके। अच्छा सर, जैसे हम सभी को पता है गोल्ड के रेट्स और सिल्वर के रेट्स बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुके हैं, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने हाई पर पहुंच जाएंगे। सर, गोल्ड के रेट्स को लेकर आपकी क्या प्रिडिक्शंस हैं? देखिए, गोल्ड के रेट्स को लेकर लोग बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। मैं सीधे से कह रहा हूँ कि एक तरह का ये स्कैम हो सकता है ना। तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, जो बड़े जिन मतलब जो बिग शॉट्स हैं वो कुछ भी करें, उनसे क्या, मुझसे नहीं मतलब है, लेकिन जो सामान्य आदमी है वो कृपया गोल्ड और चांदी के, सोना और चांदी खरीदने के चक्कर में ना पड़े। अभी जो हालात शादियां हैं, हाँ। शादियां हैं, देना है किसी को, ठीक है, बाकी आप 100 ग्राम वगैरह इतना रख सकते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम तक का सोना रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बल्क में अपना खेत और अपनी एफडी तोड़वा के अगर गोल्ड में डाल रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाने जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड के रेट्स अभी गिरने वाले हैं? गोल्ड के रेट्स फ्लैक्चुएट होंगे और इसमें कोई स्कैम सामने आ सकता है, और ऑर्गेनाइज्ड एक क्राइम सामने आ सकता है इसमें। अभी जो जैसे एक घोटाला आ सकता है कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड, जैसे हर्षद मेहता ने किया। ये बिल्कुल ये भी मैं 2026 की एक मेरी भविष्यवाणी है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई घोटाला जरूर सामने आएगा। तो सावधान रहना। जैसे मान लीजिए, नहीं, वो पहले हो चुका है, वो घटना घट चुकी होगी कि इन्होंने ऐसे ऐसे करके शेयर मार्केट को प्रभावित किया। उसमें पॉलिटिशियंस का भी हाथ आएगा, उद्योगपतियों का भी हाथ आएगा, माफियाज का हाथ आएगा। सर, जैसे अभी हमने गोल्ड के रेट्स की बात करी है, सोशल मीडिया पे एक चीज़ अभी काफ़ी उछल रही है, सबके सब यही बोल रहे हैं कि गोल्ड के रेट्स तो भी बढ़ने वाले हैं, जितना जल्दी हो सके गोल्ड खरीद लो, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी। अभी आप कह रहे हैं कि मत खरीदो। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ गए हैं आपके, तो आप इमूवेबल असेट्स में ज़मीन खरीद लीजिए, फ्लैट्स ले लीजिए, और फ्लैट्स में भी अगर मकान लेंगे तो वो ज़्यादा सही है, और लैंड्स ले लीजिए। और सबसे ज़्यादा, बहुत बढ़िया सवाल मुझे याद आ गया अभी, चूँकि मैं तैयारी करके तो किसी पॉडकास्ट में आता नहीं हूँ, जो मुझे दिखता हुआ बोलता, एग्रीकल्चरल लैंड खूब खरीदिए। आने वाला समय खेती के लिए, जिसको हम खेती बोलते थे अब उसको फार्मिंग बोल रहे हैं, और इसका नाम नोमेनक्लेचर बदलेगा, कोई बढ़िया नाम मिलेगा खेती को, और बड़े बड़े लोग खेती की तरफ आकर्षित होंगे, और इसी में जो गरीब है वो और पिसेगा, क्योंकि वो लालच में अपनी सारी ज़मीनें बेच देगा और वो कंगाल हो जाएगा, और उसको लेबरर्स की भी, अब तो उतने ज़्यादा लेबर्स की भी ज़रूरत नहीं है, लेबरर्स की, मजदूरों की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह गई, तो वो तो जैसे अमेरिका की तरह भूखमरी पे आ जाएंगे लोग।
ओके, ठीक है, ठीक है। जैसे सर अभी आपने जैसे गोल्ड के लेके हम सभी का जो एक व्यू है वो क्लियर कर दिया, क्योंकि इन्फ्लुएंसर सब हो जाते हैं, इवन मैं इन्फ्लुएंस हो गई थी कि हाँ, गोल्ड के रेट्स बढ़ने वाले हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ठीक है, अगर कोई किसी पर टैग लगा है कि ये जानकार हैं, हुँ, है ना, स्टॉक मार्केट के या इन्वेस्टमेंट के जानकार हैं, तो ठीक है, उनका माना जाएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ऐसी भविष्यवाणी कैसे कर सकता है कि जितना गोल्ड खरीदना हो खरीद लीजिए। हुँ, एक मंत्री ने कहा था कि जितना निवेश करना हो कर लीजिए, हुँ, और शेयर मार्केट ढह के गिर गई थी। और मैं इसको बता रहा था कि इकोनॉमी हमारी 2020 से, मैं रिपीटेडली कह रहा था, जो मोदी सरकार आई हुँ, थी, मैंने कहा था 2020 से इकोनॉमी गिरना शुरू हो जाएगी, और तब से जाके आज तक हम उठे नहीं हैं। हुँ, हाँ, बीच में अलग बात आती है कि हमने जापान को पिछाड़ के तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए, ये हो गए, वो हो गए। हुँ, और स्थिति ये है कि आज की घटना है कि बिहार में जो वहाँ से फंड आया था, यूएनओ से कहीं से फंड आया हुँ, था, उसको इन्होंने 10,000 बांट दिया वोट में, हुँ, लेने के लिए। ये आज का नई चीज़ है, जबकि इलेक्शंस में 1 रुपये बांटने पर भी चुनाव आयोग चुनाव रद्द कर देता था। हुँ, तो कई 17,000 करोड़ रुपए जो बिहार को मिले थे, वो तो ऐसे ही 5-6 लाख करोड़ के कर्ज में है, और हम पूरा भारत कर्ज में है, अमेरिका कर्ज में है, ये है। ओके। सर हमने ना थोड़ी देर पहले बागेश्वर धाम की बात करी थी। मैं एक सवाल पूछना रह गया था, मैं आप पूछना चाहती हूँ। जैसे वो पर्चे में सब कुछ बता देते हैं, हम्म किसी की भी जो भी समस्या चल रही है। हम्म काफ़ी लोगों का ये कहना है कि उनके पास कर्ण पिशाचिनी है, जो हम्म। उनके कान पे बता देती है कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, वो कोई भविष्य तो बता नहीं रहे हैं। हुँ, अभी क्या करंट सिचुएशन में आपके पास इतने पैसे हैं, आपका फ़ोन नंबर ये है, वो बताते हैं। लेकिन और वो हमारी, मतलब अब तो मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली में, अयोध्या में के अगल बगल करीब मैं 1,000 आदमी को निकाल दूंगा जो ये बताते हैं। हुँ, पूरे हिंदुस्तान में दसियों हजार लोग होंगे, आपका नाम ये है वो है। दिस इज नॉट द कोई मतलब कोई भविष्य नहीं हुआ। दूसरा, अब क्या बताया जा रहा है कि इसमें भी संदेह है हुँ, कि सेलेक्टिव लोगों को ही ये चीज़ें देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री एक युवा हैं, उन ब्राह्मण हैं, और उनका जो जो ड्रेस वगैरह है वो सब करके एक प्लान किया गया है। तो वो एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, दैट्स इट, और कोई नई बात नहीं है। ओके। वो एक एजेंडा है, उसके लिए उनको ज़रूर फंडिंग भी होती होगी, ऐसी बात नहीं है। जैसे वो बोलते हैं कि उनको हनुमान जी बताते हैं जब वो गद्दी पर बैठे होते हैं। हनुमान जी बड़े बड़े को नहीं बताए, है ना। हनुमान जी जो बेचारे बुजुर्ग, कई बुजुर्गों को मैंने देखा है आजीवन सेवा करते रह गए। अभी एक जो लंगोट में बाबा रहते थे हाँ, हाँ झुके जी। हुए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनको हनुमान जी बताते हैं। तो ये अभी 24 साल के लड़के को हनुमान जी बताएंगे, इतना आसान है हनुमान जी। हाँ, एक बार इन्होंने बोला था कि हम तो कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, और लेकिन हम देश की मदद कर सकते हैं, कि हम रक्षा मंत्री को पहले ही बता सकते हैं कि आप ये करिए। हुँ, पुलवामा हुआ, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, क्यों नहीं बताए। तो मैं इन सबको एक मैं ये समझता हूँ ये मनोरंजन के साधन लोग हैं, और कुछ नहीं। हुँ, मेरा मेन कंसर्न है कि अगर ये लोग, इनके पास भीड़ है, और मैं इसे भीड़ ही कहूँगा, जो लोग जाते हैं उनको मैं भीड़ मानता हूँ। भीड़ तंत्र, भीड़ का कोई वजूद नहीं होता, भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। सब लोगों को लगता है कि हाँ, हम जाएंगे, हमारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा, हमें मेरी बीमारी ख़त्म। मैं मेरे परिचित के 4-5 लोगों को जानता हूँ जो गए हैं, जिनकी जो एक लिमिटेड सैलरी वाले हैं, हुँ, उन्होंने खूब लोन ले रखा है, और वो ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, वही लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ इसको आपको करना है तो आप त्रिपुर सुंदरी की साधना करिए। हुँ,
श्री यंत्र लीजिए, उसमें उन माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना कर स्थापित करिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, भारत में पहली लक्ष्मी जी की ऑथेंटिक पेंटिंग मैंने बनवाई है। हाँ, मोर देन 10 lakhs में। और एक राम दरबार, ऑथेंटिक राम दरबार बनाया, वो भी मोर देन 10 lakhs है। अपने पर्सनल यूज के, अपने पर्सनल घर नहीं में नहीं, अब मैं पर्सनल के लिए तो बनाया हूँ, लेकिन मैंने अपनी वेबसाइट astrosushil.com में ये डाला है। राम दरबार तो अभी पढ़ना है, मैंने उसको डाला है कि वो लक्ष्मी जो कि शास्त्रों में वर्णित हैं, जो कि डेविड किंसले हो गए, जॉन उडरॉफ हो गए, और ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने महाविद्याओं पे काम किया, लक्ष्मी जी पे खूब काम किया, उनके स्पेसिफिकेशंस लेके। और हॉलीवुड की एक मेरी मतलब बहुत मित्र कहिए, एक बड़े एक्टर की पत्नी, हॉलीवुड नहीं सॉरी बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर की पत्नी है, तो उन्होंने उनको मैं खूब समझाया था, तो उन्होंने पेंटिंग बनवाई। तो उनसे पेंटर का मैंने एड्रेस लिया और मैं अपने तरीके से और संशोधित किया, और उसको मैंने अभी तक तो वेबसाइट पे डाला है, और अपने कई मित्रों को मैंने गिफ्ट भी किया इसको। आप साउथ ईस्ट में मतलब वो कमला देवी हैं, लक्ष्मी जो हमारे यहाँ बोली जाती हैं, वो तांत्रिक फॉर्म है लक्ष्मी जी का, कमला देवी है और श्रीयंत। इसको उस घर के सेंटर से साउथ ईस्ट में लगाइए, वो धन कैश फ्लो का क्षेत्र है, वहाँ पे धन बढ़ेगा। वहाँ पे लाल बल्ब लगा सकते हैं, और जिसका जो बजट हो, जैसे गुलाब की कैंडल्स लगा सकते हैं। जिनके पास खूब सारे पैसे हों वो डिप्टिक की कैंडल लगा सकते हैं, रोज़ कैंडल्स लगा सकते हैं। वो दिल्ली में बता भी सकता हूँ, चाणक्य मॉल में मिलती है वो। और वो मुंबई में सिर्फ वो जियो का एक मॉल है, पता नहीं करके, वहाँ पे मिलता है। ओके ओके। तो सर आपने काफ़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। और सर जैसे आपने ये बताया माता की जो फ़ोटो है, मतलब आपकी वेबसाइट से कोई जिसको ख़रीदना हो वो ख़रीद सकता हाँ है? हाँ, बिल्कुल खरीद सकता है। बाकी जिसमें है वो पैसे निकाल रही हैं, ऐसा उनका कोई वर्णन नहीं। उनके एक हाथ में धान का गुच्छा है, एक हाथ में दूसरी चीज़ है, 4 हाथ हैं, 3 आँखें हैं, ओके। है ना, इस पर एक आँख है। और इसी तरह ये तो कमला देवी की हो गई। माँ त्रिपुर सुंदरी की भी 3 आँखें हैं और 4 हाथ हैं। अब ये मानवीय रूप में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य को उनका त्रिपुर सुंदरी माँ का दर्शन हुआ था कश्मीर में। उसके बाद करपात्री जी महाराज को हुआ था। ओके ठीक है। सर हमने प्रिडिक्शंस की काफ़ी बात करी है, तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि 2026 भारी साल रहने वाला है, ठीक है, अंत की स्टार्टिंग हो रही है। सर कोई रेमेडीज़ बता सकते हैं, क्योंकि अब लोगों ने सुन लिया है कि अच्छा नहीं रहेगा, तो वो कुछ रेमेडीज़ करे ताकि उनका बचाव हो जाए। देखिए, एक रेमेडी तो मैंने ये बताई धन के लिए। ये जो रेमेडी है, मैं इसको बार बार बता रहा हूँ कि आप लक्ष्मी की फ़ोटो तस्वीर को मढ़ा के रखिए। हमारे यहाँ से लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम कहीं और से लेंगे तो आप लीजिए, कोई इशू नहीं है। उसमें उसी तरह की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरा, एक श्रीयंत्र लीजिए स्फटिक का, वहाँ पे उनको परफ्यूम लगाइए, मिश्री चढ़ाइए, और उनके मंत्र, जैसे दोनों मंत्र हैं उसको आप गूगल कर लीजिए, माँ कमला मंत्र, माँ त्रिपुर सुंदरी मंत्र, और उनको शाम को 11 बार एक माला ही करें, और वहीं पे कैंडल जलाएं, थोड़ा सा हवन कर दें। ये हो गया पहली रेमेडी। दूसरा, अपने घर के सेंटर से एक्सट्रीम ईस्ट में, मैं कभी प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैंने न किसी को रत्न बताए, घड़ी के अलावा घड़ी। अब राम दरबार हर व्यक्ति के घर में, उस घर के ब्रह्म स्थान केंद्र से पूरब में राम दरबार अवश्य होने चाहिए। वो वही पावर देते हैं, वही शक्ति देते हैं, वही नौकरी देते हैं, वही गवर्नमेंट है, वही हॉस्पिटल है, सब कुछ वही राम दरबार। और सर जैसे आपने कहा ईस्ट में होना चाहिए, अगर वो ईस्ट की जगह कोई और जगह कोई लगाता है जिसको पता ही नहीं है, तो क्या उसका वो रहेगा? तो वो तो श्रद्धा हो गई ना। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये रेमेडी हो गई। ये रेमेडी है, सांख्य दर्शन है, मैनिफेस्टेशन है, तीनों। ओके ओके। सर आप प्रिडिक्शन करते हैं शादी की, एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करते हैं कि किसकी किस साल में शादी होगी, इवन किस मंथ में शादी होगी। सर आपको क्या लगता है कि आपसे बेटर
कौन शादी की प्रिडिक्शन करता है आज के देखिए टाइम में? देखिए पहली बार इस तरह का सवाल पूछा गया है तो मैं इसमें बूस्ट नहीं करूँगा। शादी और बच्चा, हम्म, शादी होगी कि नहीं होगी, बच्चा होगा कि नहीं होगा, किस साल में शादी होगी, वो विद्या तो मेरी गुप्त नाड़ी में ही है हम्म, और वो किसी के पास नहीं है। हाँ, 15-16 लोगों के पास है, लेकिन वो इंटरनेट पे नहीं है, हम्म, वो अवेलेबल नहीं है। मैं इसे मैं इसे कोई बूस्ट नहीं करता। मैं राव सर का शिष्य हूँ। ये उनका इस विद्या का राव सर से कोई संबंध नहीं। वो वैदिक पराशरी तो मैं करता ही था, लेकिन उस विद्या से हमें शादी का एग्जैक्ट कुछ भी नहीं पता चलता था। इवन सर भी कई लोगों का 4-4 साल गलत बताए शादी का, इस साल होगा, उस साल होगा, उस साल होगा। लेकिन हम एक वो बस देखा नहीं फॉर्मूला, वहीं पे जाके सुई टिक जाती है कि शादी होगी। मतलब ये मैथ्स के फॉर्मूले की तरह हो गया है, बि- वो डाला तो वही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, आपने ना जैसे अभी हम शादी की बात करी है, थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि फेरों के टाइम पर ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, माता पिता होने चाहिए, या फिर अपनी कुछ भी हैप्पी मोमेंट्स हैं जो भी कपल्स हैं उनको पोस्ट नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पर, नज़र लग जाती है। सर अभी जैसे अंबानी के सबसे छोटे बेटे की शादी हुई और उन्होंने खुलेआम सबको दिखाया है, हॉलीवुड से जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो डांस करने आए हैं, बहुत खुलेआम हुआ है। सर क्या उनको नज़र नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है। तो आपको क्या मालूम है उनकी घर में पूरा दिन विष्णु सहस्त्र नाम और ये श्री विद्या, ये 24 आवर्स चलता रहता है। हम्म, तो फिर नज़र का क्या असर होगा? काली तंत्र चलता रहता है कामाख्या में, ये लोग कराते रहते हैं। लोग सब 24 घंटा तंत्र में लोग जुड़े रहते हैं। और जो इससे जो भटका, तो अगर नज़र लगा तो रेमंड्स सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। रेमंड्स में रेमंड्स के मालिक सड़क पे आ गए, बेटे ने निकाल दिया घर से। ओके, सो आप कह रहे हैं कि उनको पता है कि नज़र तो लगेगी, तो वो अपने रेमेडीज उनको करते सब रहते हैं। पता है। देखिए ऐसा है कि वो जो भी ऊंचाई पे होता है वो अपनी सेफ्टी। नहीं, जो भी ऊंचाई पे होता है वो किसी न किसी गुण के कारण होता है। ऐसे नहीं होता ऊंचाई पे। हम्म, अगर पैसे आदमी ने बनाए हैं तो मैं सबको सलाह देता हूँ ये एक बहुत बड़ी, कि आप उनसे ईर्ष्या मत करिए। अरे उनके पैसा, वो तो चोर है, ये सबसे काम नहीं बनेगा। आप भी पैसे कमाइए। हम्म, पैसा कमाना एक पुरुषार्थ है, पौरुष। तो आप ये पुरुषार्थ जरूर करिए। पैसे कमाने वाले से चिढ़िए मत। आप ये सोचिए कि हम इनसे ज़्यादा कमाएंगे, हम्म, बिल्कुल चिढ़ने की। उसके लिए मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत होगी, उसके लिए विजुअलाइजेशन की ज़रूरत होगी कि आप अपना गोल सेट करिए। अब आप ये सेट कर लिए कि मैंने आपसे पूछा कि आपको कितना पैसा का मैनिफेस्टेशन करना चाहेंगी, तो आपने कह दिया 1000 करोड़। तो मैं पूछूंगा कि 1000 करोड़ का क्या करेंगे, तो आप बता ही नहीं पाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो शुरुआत में आप जैसे मान लीजिए आपसे मैंने किसी को कहा कि आपको क्या है, तो उन्होंने कहा 1 करोड़ है। फिर मैंने पूछा कि 1 करोड़ का आप क्या बनाएंगे, तो 1 करोड़ में मैं 50 लाख का एक घर लूँगा और 40 लाख की गाड़ी और 10 लाख सेविंग में रखूँगा। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया। अब अगर और बढ़िया मैनिफेस्टेशन करना है तो आप पहले घर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उस घर को मैनिफेस्ट करिए। उस घर का नंबर और वो किस फ्लोर पे है, उस कॉलोनी का नाम आप अपने मोबाइल पेपर पे लगा लीजिए। इतनी बड़ी चीज़ बता दिया हूँ कि मतलब ये करोड़ों की चीज़ मैं बता दिया हूँ। और उसको विजुलाइज करिए कि मैं वहाँ टहल रहा हूँ, मैं उस घर में हूँ, मैं सो रहा हूँ, सब कुछ मन में, अपने मन में विजुलाइज फील करना और है। फील इस तरह करना है कि आप दीवार से टकरा जाएं। आप इस तरह मगन रहिए, है ना। जैसे मैंने सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज़ के समय या कभी भी, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, सोशोलॉजी फिलॉसफी से मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन मैं कभी भी कोचिंग नहीं किया। तो मैं बाद में कोचिंग किया सिर्फ रस लेने के लिए फिलॉसफी का। तो डॉक्टर DN द्विवेदी सर थे इलाहाबाद में, महान, उनको मैं नमन करता हूँ। तो उन्होंने अरस्तु हमें पढ़ाया। तो हमें जाना था कटरा मोहल्ला एक इलाहाबाद में। मैं वहाँ से पहुँच गया निरंजन टॉकीज तक, मतलब वहाँ से 4 किलोमीटर तक। मुझे आई वॉज ब्लैंक।
तो फिलॉसफी के अब फिलॉसफी के बारे में तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, उनके बारे में मशहूर था कि एक दिन छाते के पास खुद खड़े हो गए और खुद जहाँ पे छाता रखते थे वहाँ खुद खड़े हो गए, और जहाँ खुद वहाँ छाता रख दिया, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि छाता पढ़ाए, बाद में वो पागल हो गए। तो देखिए फिलॉसफी का एक लेवल, तो मेरा कहने का मतलब है मैनिफेस्टेशन इतना बड़ा कान में लगा कि सर चिल्ला के जो लोग बताते हैं चिल्ला चिल्ला के, वो नहीं है। सिंपल सा है, ये सांख्य और पतंजलि के योग दर्शन में है, और मुझे लगता है कि सांख्य और पतंजलि को इंटरनेट में खोज कर पढ़िए, सब इसी की कॉपी है, एक कॉपी पेस्ट है टोटल, पूरा का पूरा वास्तु वर्तमान वास्तु मैनिफेस्टेशन पे बेस्ड है। पुराना वास्तु जो कि भगवान राम किए थे, भगवान राम ने मैनिफेस्टेशन करा था? नहीं, वास्तु किए थे। वो जब कुटी बनती है, तो मैंने वाल्मीकि रामायण पूरी पढ़ी है, कुटी बनती है जब, तो वो कहते हैं लक्ष्मण अब इसका वास्तु कर लिया जाए। तो भगवान राम कहते हैं कि हाँ उसके लिए जरूरी सामग्री लाओ, और इसका तो कहते हैं कि आपसे बड़ा वास्तु कौन कर सकता, आप तो वास्तु के ज्ञानी हैं। वास्तु शब्द का प्रयोग हुआ है, बहुत लोग कहते हैं कि वास्तु तो अभी आई, रामायण वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ डिस्प्यूटेड चीज़ भी हैं जो डाली गई हवन के समय, तो वो वाला वास्तु हमें लगता है अभी नहीं है, अभी वो गायब है। ओके सर, मैनिफेस्टेशन की हमने बात करी। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा आए, और हम फील भी करते हैं, या फिर हम तो पूरे दिन वही सोच रहे हैं लेकिन हम फिर भी अमीर नहीं हो पा रहे हैं। सोचना नहीं है, विजुलाइज करना है। विजुलाइजेशन कि आप मतलब आपके दिमाग में फिल्म चल रही है, आप घूम रहे हैं उस घर में, एक एक चीज़ को उठा रहे हैं, रख रहे हैं अपनी, उस घर में सो रहे हैं, इस तरह का। और ये देखिए सबकॉन्शियस क्या है कि आप इसे सबकॉन्शियस को फीड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन एंड माइंड अलग चीज़ें हैं। मन है वो मन है, माइंड मन है, और ब्रेन ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अब क्या है कि कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से ये है जो सब सोच रहे हैं, और सब कॉन्शियस माइंड वो वही ले लेता है, उसको कुछ नहीं मालूम है, उसको आप झूठ डालेंगे तो झूठ भी ले लेगा। तो एक तरह का हम सब जो मैनिफेस्टेशन है वो सबकॉन्शियस माइंड से हम लोग खेल रहे हैं, उसको झूठी बात बता के हम पा रहे हैं। सर अगर किसी की कुंडली में लिखा हुआ है कि वो अमीर नहीं हो सकता, और वो मैनिफेस्ट कर रहा है अच्छे से कि वो अमीर होगा, तो फिर क्या होगा? नहीं, देखिए यहाँ पर तो मैं बिल्कुल अडिग हूँ कि अगर कुंडली में अमीर होना लिखा है तभी वो मैनिफेस्ट भी करेगा। ओह अच्छा, मुझे लगा कि वो चीज़ उसको पार कर। लेकिन मैनिफेस्टेशन हाँ एक सीमा तक मैं कह सकता हूँ कि उसके परे है, एक सीमा तक। लेकिन जो मूल सिद्धांत है, मैं उसे मैं एक ज्योतिषी के रूप में कैसे कहूँ, आजकल तो ज्योतिष पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं ज्योतिष से भविष्यवाणी मत करिए, यही भविष्यवाणी का कोई टूल नहीं है। जितने लोग पढ़ाते हैं सब यही बोलते हैं। तो मैनिफेस्टेशन उच्च स्तरीय चीज़ है, इसको सबको करना चाहिए, लेकिन इतना इसको कमर्शियल कर दिए हैं लोग इसको। तो मैं कोई चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ तो लोग ये सोचते हैं कि ये 20 साल भर पढ़ाएं 20 घंटे में। मैं कोई भी कोर्स 15-15 मिनट का मैं प्रिसाइज लिखता भी हूँ, तो 6 वीडियोज में बना देता हूँ। अब लोग कहते हैं और बड़ा चाहिए। हमने क्या मतलब बड़ा से? मैं इसी पॉडकास्ट को जो लोग देखेंगे, जो पकड़ने वाले होंगे वो पकड़ लेंगे, उनका मैनिफेस्ट हो जाएगा। और वो लिखना, अफर्मेशंस लिखना, फलाना ढिमाका। सर एक तरीके से वो भी जब आप अपने इसमें डाल लिए हैं, 24 घंटा चल रहे हैं, इवन कभी कभी आप टकरा जाइए वहाँ की दीवारों से, उसकी पेंटिंग की खुशबू लीजिए, इस तरह होता है मैनिफेस्टेशन। सर आपका मैं पॉइंट ये समझी हूँ कि जिसका बेसिकली जिसका लिखा हुआ होता है वही उसमें आ पाता है, बिल्कुल वही उस राह पर चलने लगता है, और आगे उसके वो लिखा ही होता है। बिल्कुल ओके ठीक है सर, हमने काफ़ी प्रेडिक्शंस की बात करी, मैनिफेस्टेशन की बात करी। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप राशि वाइज प्रिडिक्शन करें, ताकि जितने भी लोग ये देख रहे हैं उनको अपना पर्सनल एक
मैप मिल जाए कि उनके साथ 2026 में क्या-क्या होने वाला है? देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ भी डिस्क्लेमर लगाऊंगा कि राशियों के हिसाब से बहुत कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 70 करोड़ 80 करोड़ की एक ही राशि है। लेकिन मोटा मोटी मैं बता जी। सकता हूँ, मोटा मोटी जैसे है मीन मेष राशि है। हाँ, मेष सारी राशि से स्टार्ट करते हैं। सारी एंड सर सबके ना रेमेडीज भी बता देना कि इनके साथ अगर कुछ बुरा होने वाला है नहीं, तो तुम घर पे ये रेमेडी करो। रेमेडीज तो एक ही है सभी, फिर भी मैं बताता हाँ। हूँ। जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि का जो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप डरिएगा मत इसको सुन के, क्योंकि कुंडली दिखाना मेन है। कुंडली दिखाइए। ये तो एक है कि एक मोटा मोटी बता रहा हूँ। मेष राशि वाले अगर गुटखा, पान, तम्बाकू, सिगरेट और कैंसरस चीज़ें, जंक फूड्स खा रहे हो, तो कृपया करके अगर आपको कहीं भी बॉडी में कोई भी डेवलपमेंट दिखता हो, कोई भी अनवांटेड ग्रोथ दिखती हो, तो कृपया करके जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें। ये मेष राशि के लिए है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। मेष राशि में ये प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब 20% मान के चलिए ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये बीमारी की। बाकी घर पे एक अच्छा माहौल रहेगा, धन वगैरह के मामले में ज़बरदस्त रहेगा मेष राशि का, और मित्रों से अनबन रहेगी। मित्र आप ये समझिए कि डिटैचमेंट नहीं होगा, आप उनसे इतना चिढ़ जाएंगे और इतना बवाल होगा, उनमें इतना मतलब डिफरेंसेस मित्रों से होगा, फ्रेंड्स से होगा, और धार्मिक यात्राएं होंगी। मेष राशि के पिता के लिए बड़ा अच्छा है। ओके। ठीक है। अब आते हैं वृष राशि पर। वृष राशि, अगेन मैं वृष राशि को भी इसी चीज़ में रखूँगा कि वृष राशि भी को अपनी बीमारी, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जो बहुत बड़ी तबाही 2030 को ले आएगा। तो वृष राशि या वृष लगन वाले थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। बाकी, और ये कुछ परसेंट लोगों को होगा। बाकी वृष राशि में दशम का राहु माना जाएगा, है ना। अगर वृष राशि की कुंडली न्यू ईयर पे माने तो दशम का राहु, कुछ लोग कहते हैं कि जिसका दशम में राहु, उसका पता नहीं क्या बोलते हैं, वो सब कुछ पाएगा। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके वश में। ये तो सच बात है? ऐसा कुछ नहीं होता, ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। मैंने दशम राहु के लोगों को आज के ज़माने में चवन्नी के लिए तरसते हुए देखा है। ऐसा एक प्लेनेट से क्या पता चलेगा, कुंडली दिखानी तो। लेकिन दशम राहु का कार्य क्षेत्र पे बड़ा डिफरेंस होगा, वर्क प्लेस पे डिफरेंसेस होंगे, और उन पे एक्शंस हो सकते हैं, उन पे जांचें हो सकती हैं। हाँ, वो सडन गेन्स खूब करेंगे। कोई लॉटरी लग सकती है, कोई अगर कहीं निवेश किया हो तो पैसे लग सकते हैं, कहीं पैसे रखे हुए हों, किसी को दिए हुए हैं तो पक्का मिल जाएंगे, इसकी संभावना बढ़ती है। घर में मांगलिक कार्य जरूर होंगे। ओके। अब आते हैं हम मिथुन राशि में। मिथुन राशि के लिए ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक है, और यात्रा इनकी पक्की है, एक लंबी यात्रा करेंगे, फॉरेन विजिट्स भी काफ़ी तय हैं। मिथुन राशि के लोग अब की बार वैवाहिक बंधनों में ज़्यादा बंधेंगे, उनकी शादियां ज़्यादा होंगी, और फादर की हेल्थ का इनको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और इनको नौकरी में, शनि दशम घर में है, या तो नौकरी मिलेगी या कोई दूसरी नौकरी, अच्छी नौकरी मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादा संभावनाएं हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या बड़ा पद चाहते हैं, पॉलिटिक्स में बड़ा पद चाहते हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा साल है 2026। कर्क राशि के लिए अगेन थोड़ा इनको, अगर लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिलेगा, लोन से ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग लोन इसलिए लेंगे क्योंकि वो तंगी में है, उनको मैटरनल जैसे मामा वगैरह ये थोड़ा सा परेशान रहेंगे। शत्रु बहुत प्रभावी होंगे इनके, जो कर्क लगने के लोग हैं, और ये
इनकी भावनाओं से लोग खेलेंगे, जो कि कर्क लग्न में ऐसा होता है। कर्क राशि कर्क लग्न वालों की भावनाओं से लोग खेले जाते हैं। तो फिलहाल इनका और इनको इनके ऊपर तंत्र होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी इस साल 2026 में कर्क राशि वालों पर। कर्क राशि वालों पर। सिंह राशि। अब आते हैं हम सिंह राशि पे। तो सिंह राशि वाले इतना ध्यान रखें कि उनका मन उबा रहेगा, उचटा सा रहेगा। इनके ऊपर भी उच्चाटन क्रिया हो सकती है कि मतलब ये, और ऐसे लोग खो सकते हैं, गुम हो सकते हैं, है ना। खुद में गुम मतलब अलूफ रहना, आइसोलेशन में रहना, और ये चीज़ है। दूसरा, कार्य क्षेत्र में महिलाओं से सावधान रहें। वो किसी तरह का एलिगेशंस कोई महिला लगा सकती है। और बच्चों से बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, और फ्रेंड्स बहुत सहयोग करेंगे ये सिंह राशि वालों को। कन्या राशि की जहाँ तक बात है, बहुत 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 अच्छा साल होगा 2026। मतलब कन्या राशि वाले अगर कोई पद पाना चाहते हैं, कन्या राशि या कन्या लग्न वाले कोई मतलब साल की शुरुआत में अगर इनको कोई पद या मिलना हो, मंत्री पद मिलना हो, तो अवश्य मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और कार्य क्षेत्र पर ये खूब फले फूलेंगे। इनके लिए नेगेटिव मतलब कन्या राशि वालों के लिए कुछ 2026 में है ही नहीं है। बहुत अच्छा है कन्या लग्न वालों को। लेकिन इनको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा, हॉस्पिटल में मरीजों को थोड़ा सा कुछ फल वल वितरित कर दें। इससे सर क्या होगा? इससे ये होगा कि इनको खुद हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे, है ना। और ये रिलीजियस प्लेसेस में जाएं, वहाँ का कुछ जल वल लाएं, कोई पत्थर भी उठा लाएं कन्या राशि वाले। तुला राशि की बात है। तुला राशि सेम पैटर्न है। तुला राशि वालों बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, छोटी छोटी यात्राएं हैं, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक यात्राएं हैं तुला राशि की। दूसरी चीज़, तुला राशि वाले अब की इस साल थोड़ा सा प्रेशर में रहेंगे, एंजाइटी स्ट्रेस रहेगा। और पानी से, जल से बचाएं। किसी भी तरह का जो आजकल होता है वो समुद्र में चलने होने वाला, इससे ज़रूर बचें अगर ये पॉडकास्ट की ये बात उन तक पहुंचती है। बाकी उनके लिए ऐसा कोई बुरी चीज़ नहीं है। दोस्त बैक बाइटिंग कर सकते हैं, मतलब चोरी छुपे इनकी तुला राशि वालों की आलोचना कर सकते हैं मित्र लोग। अब आई वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए घर पे कुछ आयोजन होंगे, लेकिन भाइयों में घर के अंदर बहुत क्लेश होंगे, विवाद होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, और वो एक ज़्यादातर एक सीमा में, मतलब वो बात मुकदमे तक जाएगी, लिटिगेशन तक जाएगी। और माँ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा इनको, वृश्चिक लग्न वालों को। और दूसरा, पत्नी से संबंध ठीक रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी इन लोगों को प्रॉब्लम दिखाई देती है साफ साफ। अब आते हैं धनु राशि पे। धनु राशि वालों के लिए साल बहुत अच्छा है। सूर्य की जो रेमेडी हमने बताएं, ये लोग ज़रूर करें। अगर ये घर के सेंटर से एक्सट्रीम ईस्ट में राम दरबार और सूर्य लगा लेते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो मैंने लक्ष्मी जी की बताई है, ये तो सबके लिए, सबको करना है। ये लक्ष्मी जी की तस्वीर और वो श्रीयंत्र की स्थापना। और इनको थोड़ा बहुत ये इस साल झगड़ालू प्रवृत्ति के दिखेंगे, मतलब इस तरह की कलह इनके यहाँ होती रहेंगी। अब आते हैं हम मकर राशि पर। तो मकर राशि के लिए ये है कि इनको बीमारी की संभावनाएं हैं। हॉस्पिटल में बार बार जाना पड़ सकता है, चाहे फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए। और दूसरा, वहीं पे फॉरेन विजिट्स भी काफ़ी दिखती हैं इनकी, फॉरेन विजिट्स। तीसरी चीज़ इनके लिए
इन सब के बावजूद वर्क प्लेस पे प्रमोशन दिखते हैं, नई नौकरी लगने की संभावनाएं हैं, और इमोशनल ब्रेकअप इनका हो सकता है, और नए अफेयर्स बन सकते हैं इन लोगों के लिए, मकर के लिए। अब आते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कोई पुरस्कार हुआ और अवार्ड हुआ, मिलना इनको मिल सकता है, या किसी तरह का प्रमोशन मिल सकता है, नाम हो सकता है, कुछ जैसे किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो सकता है, और मदर के साइड से भी मतलब अच्छा रहेगा, उनको माँ का कुछ लाभ मिलेगा, और संतानें अच्छा करेंगी, इनकी जो संतान है वो अच्छा परफॉर्म करेंगी कुंभ के लिए। ओवरऑल अच्छा रहेगा। कुंभ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद मीन राशि का है या लग्न का, तो ये साल एंजाइटी और टेंशन में रहने के बावजूद इनको वर्क प्लेस पे अच्छा खासा मतलब लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, और दूसरा इनकी यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी, और ये इस अभी का इनका है कि ये थोड़ा सा मतलब चुप कम रहें, थोड़ा सा बोलें, और जो इनकी एंजाइटी स्ट्रेस की स्थितियों में ये थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह लें, मतलब ये ओझा और तांत्रिक से ही ना संपर्क रखें, डॉक्टर से भी सलाह लें, और फॉरेन विजिट्स 100% है। इनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करने का जो है वो जाएंगे, ये लोग खुद भी विदेश उनको देखने उकने जाते रहेंगे। ओके ओके सर, आपने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बता दिया है हर एक इंसान मतलब को कि आपके साथ ये होने वाला है। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये चंद्र राशि की बात कर रहे हैं? बिल्कुल चंद्र राशि की बात मैं कर रहा हूँ, और राशि को देखने का एक तरीका मैं बता दूँ। वही पूछने वाली थी। कुंडली आप देखते हैं, ऊपर बीच में एक नंबर लिखा होता है सबसे ऊपर। जैसे मान लीजिए ऊपर 1 लिखा है, तो बाईं लेफ्ट से चलिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर लास्ट में 12। अच्छा मान लीजिए वहाँ पे 2 है ऊपर, तो फिर 3, फिर 4, 3 है तो फिर 4, 5, 4 है तो फिर 5, 6, 7। अब जिस नंबर में आपका चंद्रमा बैठा, मान लीजिए 4 लिखा है, तो आपका कर्क राशि 4 नंबर, ये सॉरी नंबर नहीं, ये अंक ज्योतिष से संबंधित नहीं है बिल्कुल भी। मतलब जहाँ 4 लिखा है तो वो कर्क राशि हुई, तो आदमी वहाँ पे चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा कर्क राशि में बैठा है। चंद्रमा जिस राशि में बैठता है उसी को राशि, आम बोलचाल की भाषा में राशि बोलते हैं। लेकिन अगर ये बताया जाए कि इतने महीनों के हिसाब से बताया जाए, इस महीने में जो पैदा हुए हों, तो वो सनसाइन होती है, हाँ, वो सूर्य वेस्टर्न, उसकी आप बात नहीं कर रहे हैं। हाँ वो नहीं, उससे सर आप स्टार्टिंग से एक बार बता देंगे, अगर 1 नंबर पे चंद्रमा लिखा है तो आपकी ये राशि, ताकि सबको अभी हाँ पता लग बिल्कुल, जाए। 1 नंबर पे चंद्र लिखा है तो वो मेष राशि हो गई, 2 नंबर पे चंद्र लिखा है तो वो वृषभ राशि या वृष राशि हो गई, 3 नंबर पे चंद्र लिखा है तो मिथुन राशि हो गई, 4 नंबर पर चंद्र लिखा है तो कर्क राशि हो गई, 5 पर हो गई सिंह, और 6वें जहाँ 6 लिखा है वो कन्या हो गई, 7 नंबर पे तुला हो गई, 8वें पर वृश्चिक हो गया, 9 पे धनु हो गया, 10 पे 10 जो लिखा होगा वो मकर होगा, 11 कुंभ होगा, और 12 मीन होगा। ओके ठीक है। अब मुझे लगता है कि समझ सकते हाँ हैं। जी हाँ जी, क्योंकि सर अब जो यूथ जिसको फॉलो करते हैं वो करते हैं सनसाइन की, हाँ मैं अगस्त में हुई हूँ तो मैं लियो हो गई, मैं सिंह हो गई, बट ये अलग है बिल्कुल उससे। लेकिन एक बात मेरा ये भी कहना है कि अगर ट्रेड्स के बारे में जानना हो तो मैं राशियों पर तो प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ, लगन पूरी कुंडली में देखता हूँ। चाहे गुण मिलान में भी मैं पूरा कुंडली देखता हूँ, ये नहीं कि सॉफ्टवेयर में डाले इतने गुण मिल गए, वो तो बेकार की। सनसाइन अच्छा संकेत देती है, ट्रेड्स लक्षण वगैरह बताती है, बढ़िया। ठीक है सर, आपने काफ़ी अच्छा ओवरव्यू दे दिया है, हर मतलब हम सबको पता लग चुका है कैसा रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, बुरा रहने वाला है। सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, आप जैसे आप बॉलीवुड में आप काफ़ी लोगों से को अब जानते हैं, आपकी बातचीत है, आप संजय दत्त के मतलब के घर गए थे, आपने आई थिंक उनकी कुंडली देखी थी। सर क्या आपको देखने को मिला? उनका जो मैंने देखा था, मैं मतलब
कोई अच्छी बुरी वैसी चीज़ तो मैं नहीं बता सकता, पर उनका 11-12 महीने बाद बहुत अच्छा समय है ओके। पर्सनल लाइफ में। और क्योंकि अभिनेता की, एक एक्टर की सिर्फ फिल्में ही नहीं मैटर करती, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हैं वो शुरू होंगे, और चीज़ें जो हैं वो शुरू होंगी। ओके ओके। ऐसे ही सर जैसे बॉलीवुड में आपने किस किस की कुंडली देखी है ना? नहीं, हमने तो जैकी श्रॉफ साहब के घर भर की कुंडली देखी, टाइगर श्रॉफ से अलग से मिला भी था, उनकी कुंडली देखी। तो सबका मतलब सही है, एक विशेष टाइम के बाद सबका टाइम सही होगा। ओके ओके सर, हम सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने आज डिटेल में समझाया है। मुझे पर्सनली बहुत कुछ नया पता लगा है एंड आई एम श्योर ऑडियंस को पता लगा होगा। थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम निकालने के लिए, पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड हम लोगों को बताने के लिए कि आगे का समय कैसे रहने वाला है। एंड पार्ट 2 के लिए सबके सब कमेंट कर देना एंड जल्दी से हम फिर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच सर। जय श्री राम। जय श्री